नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर हम बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइएगा। हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चलें? यस सर। बहुत ही सुंदर सा चैप्टर आपके सामने आ रहा है। नाम है इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट का। ठीक है। आपकी क्वेरी आएगी सर अगला चैप्टर तो रजिस्ट्रेशन का आना चाहिए था बुक के मुताबिक। कोई बात नहीं, रजिस्ट्रेशन को बाद में कर लेंगे, पहले आईटीसी को करते हैं। ठीक है। तो यहां पर आकर आपके 3 सेक्शंस पढ़ने हैं। हालांकि इस चैप्टर के अंदर तो सेक्शन और भी आते हैं, 19 भी आता है, 20 भी आता है, 21 भी आता है। कुल मिलाकर 6 सेक्शन आते हैं। लेकिन ये वाले जो सेक्शन है, सी इंस्टीट्यूट कहता है कि बच्चों को अभी मत पढ़ाना, ये सिलेबस के अंदर नहीं है। सीए फाइनल में पढ़ने के लिए मिलेंगे आपको। ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको पढ़ने हैं मात्र 3 सेक्शन, 16, 17 और 18 करके। सेक्शन नंबर 16 बात करता है कि इन जनरल जब रेसिपिएंट अपनी किताबों में क्रेडिट बुक करता है तो वो कैसे कैसे इसको बुक करके चलेगा, कौन कौन सी कंडीशंस इसको फॉलो करनी होती हैं। ठीक है। दूसरी बात, सेक्शन नंबर 18 ये कहता है कि कुछ एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस आपके सामने आते हैं, उनमें आप क्रेडिट कैसे बुक करोगे उसकी चर्चा यहां पर की जाती है। सेक्शन 17 जो है अपना, वो ये कहता है कि भाई साहब पहली बात तो कि ब्लॉक्ड क्रेडिट कौन कौन सा है, जहां पर बोलते हैं ना नो मीन्स सिर्फ नो, कि कहां कहां पर आपको बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं दिया जाएगा उसकी बात करेगा। साथ में कॉमन क्रेडिट की भी ये बात करके चलता है। हालांकि कॉमन क्रेडिट के संबंध में सेक्शन 17 के साथ साथ जो इसकी रीढ़ की हड्डी थे रूल नंबर 42 एंड रूल नंबर 43 हुआ करते थे, सी इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली इन दोनों रूल्स को आपके सिलेबस से बाहर कर दिया है। जय जय श्री राधे। आपकी दिक्कत हुआ करती थी इनमें क्योंकि ये वाकई में फाइनल लेवल के थे। तो यहां पर सी इंस्टीट्यूट ने कहते कि चलो ठीक है यार, छोटे बच्चे हैं। मैं क्लास में करवाता जरूर था और साथ में ये भी बोलता था कि भाई मुझे नहीं लगता कि इन रूल्स के ऊपर आपको टेस्ट किया जाएगा, तो सी इंस्टीट्यूट ने उनको हटा ही दिया। ठीक है, ऐसे करके सेक्शन 16 की बात करते हैं। यहां क्रेडिट बुक करने के लिए 12 कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। क्या है वो 12 कंडीशंस, उन्हीं को यहां पर हम देखकर चलेंगे। एक सप्लायर होता है, हाँ सर ठीक है, सप्लायर अपनी सप्लाई कर देता है, इनवॉइस इश्यू करता है, टाइम ऑफ सप्लाई भी निकलता है, आउटपुट जीएसटी का पेमेंट भी करता है और अपनी रिटर्न वगैरह भी फाइल कर देता है। इधर रेसिपिएंट इस सप्लाई को रिसीव करता है, किताबों में आईटीसी अपना बुक करके चलेगा, ये भी अपनी रिटर्न वगैरह फाइल कर देगा। तो अगर मान के चलते हैं कि ये घटना अप्रैल मंथ की है साहब आपके लिए, तो लाइक सपोज करो ये 1 अप्रैल 2000 समथिंग जो भी आपका था, वहां पर ये इनवॉइस इश्यू कर दिया जाता है और सेम डे मान लेते हैं कि रेसिपिएंट को गुड्स की या सर्विस की जो भी डिलीवरी या रिसीव उसको हो जाता है, तो ये अपनी किताबों के अंदर यहां पर आईटीसी को अवेल कर लेता है। क्या कर लेता है? अवेल। आईटीसी अवेल करना या आईटीसी को बुक करना या आईटीसी टेकन, इन शब्दों का ध्यान रखिएगा, कभी कभी इनमें कंफ्यूजन हो जाती है। इन तीनों शब्दों का मायना एक ही है। आईटीसी अवेल करने का मतलब क्या? सर अभी बताता हूं, रुको जरा। यहां पर आप आईटीसी अवेल कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में 10,000 रुपए का आईटीसी यहां पर बुक हो जाता है। रेसिपिएंट का रजिस्टर्ड होना बेहद जरूरी है, क्योंकि रजिस्टर्ड अगर नहीं होगा तो ये जो ट्रांजैक्शन इनके बीच में हुई है ये B2C कही जाती है। लेकिन जब सामने वाला रजिस्टर्ड होता है तो ट्रांजैक्शन को B2B के नाम से जानते हैं। इस बंदे की अपनी यहां पर कोई आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी पक्का निकल के आएगी, क्योंकि क्रेडिट को बुक करने के लिए वन ऑफ द कंडीशन इज दिस कि आपकी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी होनी चाहिए। तो मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आजादी दे दूंगा। तो मान के चलिए यहां आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी इसकी निकल के आती है 18,000 रुपए की। इस लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए ये बंदा अपना यहां पर आईटीसी को यूज कर लेता है। तो मैं अंतर समझाना चाहता हूं, आईटीसी बुक करना और आईटीसी को यूज करना दो अलग अलग घटनाएं होती हैं। और आईटीसी का जो इस्तेमाल है सिर्फ आउटपुट जीएसटी के लिए ही हो सकता है, ना तो इनपुट जीएसटी के लिए। जैसे मान लीजिए रिवर्स चार्ज के अंदर आपको जो यहां पर आकर अपना हिस्से का आरसीएम के अंदर टैक्स भरना होता है, जीएसटी भरना होता है, वो आपका आउटपुट टैक्स नहीं होता, वो आपका इनपुट टैक्स होता है, क्योंकि उसका जन्म इनवर्ट सप्लाई से हुआ होता है। ऐसे करके आईटीसी को इस्तेमाल करेंगे। 10,000 इस्तेमाल कर लिए, बाकी 8,000 आप अपने ई कैश लेजर से पेमेंट सरकार को कर देते हैं। इस आईटीसी को यूज करने के लिए भी नियम कानून है। नियम कानून बताए जाते हैं कुछ ऐसे करके, CIS और CIS करके।
तो इनमें कॉम्बिनेशन कैसे पॉसिबल है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये हो गया कि सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी आईजीएसटी दोनों के लिए हो जाएगा, आईजीएसटी का सबके लिए हो जाएगा, और एसजीएसटी का एसजीएसटी और आईजीएसटी के लिए यहां पर करवाया जा सकता है। एसजीएसटी के पैटर्न पे काम करता है यूटीजीएसटी, इसका मतलब ये हो गया कि यूटीजीएसटी यूटीजीएसटी के लिए इस्तेमाल हो जाएगा और यूटीजीएसटी आपका आईजीएसटी के लिए भी इस्तेमाल करवा दिया जाएगा। लेकिन इनमें आपने कुछ ना सीक्वेंस चलते हैं। ये आता है नंबर 1 पर आएगा भाई साहब, सबसे पहले आप आईजीएसटी का जो क्रेडिट है वो सेटल करके चलोगे। इस नियम कानून के मुताबिक ही आपको काम करना होगा। हालांकि आपको क्वेश्चन करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जब जीएसटी पोर्टल पर जाते हैं तो जीएसटी पोर्टल ऑटोमेटिकली इसी सीक्वेंस में क्रेडिट को आपके को एक्सेप्ट करता है व्हेन यू आर फाइलिंग जीएसटी 3B। तो नंबर 2 पर फिर आप इसे देख के चलेंगे, नंबर 3 पर आप इसकी बात करेंगे। अब इसके अंदर एक इंटरनल सीक्वेंस भी आता है कि जब आप आईजीएसटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले अपने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और फिर दूसरे नंबर पर सीजीएसटी के लिए और फिर दूसरे नंबर पर ही एसजीएसटी के लिए। दोनों को मैंने बी रैंकिंग यहां पे करके दी है। इसका मतलब बैलेंस क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी किसी भी रेशियो में, किसी भी प्रपोर्शन में, किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, सीजीएसटी के लिए या फिर एसजीएसटी। जहां एसजीएसटी लिखा है वहां पर ऑब्लिक में यूटीजीएसटी जरूर बोलकर चलिएगा, ठीक है जी। फिर सीजीएसटी के क्रेडिट का नंबर आएगा तो सीजीएसटी का जो क्रेडिट होगा वो किसके लिए इस्तेमाल हो पाएगा साहब, उसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। इसके लिए बोलते हैं पहले अपने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और बचेगा तो वो आईजीएसटी के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। ऐसे ही एसजीएसटी या यूटीजीएसटी पहले अपने के लिए इस्तेमाल होगा, बचेगा तो वो आईजीएसटी के लिए इस्तेमाल करवा दिया जाएगा। हालांकि ये जो क्रेडिट को यूज करने वाली बातें हैं ये आती हैं अंडर सेक्शन 49 में आपकी आती हैं, चैप्टर आएगा मैनर ऑफ पेमेंट का। फिलहाल इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ यही वाली बात करके चलनी है। इसी के लिए सेक्शन नंबर 16, 17 और 18 तीनों सेक्शन इसी पॉइंट पर आकर आपके लग जाते हैं। इज इट ओके? यस सर। अब आपने अपनी किताबों के अंदर तो बुक कर लिया, अगर 1 अप्रैल को आपको डिलीवरी मिल गई थी तो आईटीसी आप 1 अप्रैल को ही किताबों के अंदर अपना बुक कर लेते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हमें जीएसटी पोर्टल पर भी सरकार को अपडेट करना होता है। अपडेट कैसे करेंगे? सप्लायर अपना जीएसटीआर1 11 करना है से जीएसटीआर1 अगले महीने की 11 तारीख तक फाइल कर देगा। इसका मतलब ये हो गया कि भाई वो 11 मई तक अपना जीएसटीआर1 फाइल कर देगा। इज इट ओके? यस सर। उधर जो रेसिपिएंट आदमी है, अच्छा इसको यहां से इंफॉर्मेशन यहां पर फ्लैश हो जाएगी जी सर। इसको इंफॉर्मेशन दिखेगी जीएसटीआर 2A के अंदर, यहां पर दिखाया जाएगा और 2A के आधार पर यह बंदा जीएसटीआर 2 अपना फाइल करके चलेगा। अगले महीने की 15 तारीख तक यानी कि 15 मई तक सरकार को यह रिपोर्ट करके चलेगा। जब इसने जीएसटीआर 1 अपना यहां पर फाइल कर दिया है ना मालिक, तो इसका ई लायबिलिटी रजिस्टर अपडेट हो जाता है। जब ये बंदा अपना यहां पर जीएसटीआर 2 फाइल करेगा तो इसका ई क्रेडिट लेजर अपडेट यहां पर हो जाता है और उसके बाद फिर बंदा अपना ये जो है जीएसटीआर जो 3B है उसको यहां पर फाइल कर देगा। अगले महीने की 20 तारीख तक इसको फाइल कर देगा और ये जो एडजस्टमेंट इसको दिखा देगा, भैया मेरी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी ये बनती है, ये मैंने क्रेडिट बुक किया था, ये मैंने इस्तेमाल कर लिया, ये नेट मेरा बचता है और नेट को आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करना पड़ता है। इज इट ओके? यस सर। लेकिन एक चीज छोटी सी मैं आपको बता दूं, अगर थ्योरेटिकली हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 फॉर्म आते हैं, जीएसटीआर1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 निकल के आते हैं। ये भी आपका पिक्चर में है लेकिन ये दोनों आपके पिक्चर में नहीं है। इन दोनों का काम करता है जीएसटीआर 3B ही आपका काम करके चलता है। इज इट ओके? यस सर। फिलहाल हम फोकस बनाते हैं अपना इस पॉइंट पर आकर के आईटीसी को बुक हमें कैसे करना होता है, कब करना होता है। इसके लिए 1 2 नहीं 12 की 12 कंडीशंस का सेट दिया है। एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा का चक्कर टूटा। आपको तमाम प्रकार की 12 कंडीशंस को ही पूरा करना पड़ेगा। पहली कंडीशन ये बोलती कि देखो भैया यहां पर आपका सप्लायर आदमी और यहां पर आपका रेसिपिएंट आदमी है, तो भैया आप अपनी किताबों के अंदर आईटीसी बुक करने बैठ गए हो तो आपके हाथ में कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट ऐसा तो होना चाहिए जिससे ये प्रूफ किया जा सके कि जिस जीएसटी का आप क्रेडिट बुक करने के लिए जा रहे हो उसका लोड आपने सहा है, आपकी जेब से वो पैसा निकल के गया है। तो इसके लिए क्या दस्तावेज हो सकता है? इनवॉइस हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, जो कि सप्लायर इशू करके चलता है। सप्लायर का डेबिट नोट वो हो सकता है, उसके आधार पर बुक कर सकता है, ठीक है। एक होता है आईएसडी का इनवॉइस। हालांकि आईएसडी का कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं, बट ऐसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मोटे तौर पे मान सकते हैं हेड ऑफिस का इनवॉइस, उसके इनवॉइस के आधार पर आप क्रेडिट बुक कर सकते हैं, ठीक है जी। और क्या? और अगर आपने इंडिया के बाहर से गुड्स इंपोर्ट किया है तो जो गुड्स को छुड़ाने के लिए कस्टम डिपार्टमेंट में बिल ऑफ एंट्री फाइल की जाती है, उसमें यह लिखा होता है कि आपने कितने आईजीएसटी का पेमेंट किया है। तो बिल ऑफ एंट्री के आधार पर आप अपनी किताबों के अंदर यहां क्रेडिट ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपके पास में एक
ऐसा दस्तावेज होना चाहिए कि हाँ आपकी जेब से जीएसटी का पैसा गया है, आपकी जेब से इनपुट टैक्स गया है। अब मुझे बताइए, अगर आपके पास बिल ऑफ सप्लाई है तो क्या उसके आधार पर आप क्रेडिट ले सकते हैं? जी नहीं। बिल ऑफ सप्लाई एक कंपोजिट डीलर जो होता है वो इश्यू करके चलता है और वो 1%, 5% या 6% अपनी पॉकेट से पे करता है, उसका लोड रेसिपिएंट के ऊपर नहीं आता, ना ही उसे वो चार्ज किया जाता है। तो बिल ऑफ सप्लाई के अंदर जब जीएसटी चार्ज ही नहीं हुआ तो इसका मतलब आपकी जेब से कोई जीएसटी नहीं गया है, तो वो उसका आपको क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। इनपुट टैक्स की डेफिनेशन के मुताबिक वो जो 1%, 5% सप्लायर अपनी पॉकेट से भरता है, रेसिपिएंट के लिए वो इनपुट टैक्स होता ही नहीं है। अगर इनपुट टैक्स ही नहीं होता है तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट भी अवेलेबल नहीं हो सकता है। इज इट ओके? यस सर। क्या रिसीट वाउचर के आधार पर आपने एडवांस पेमेंट कर दिया था, सामने वाले ने इनवॉइस नहीं दिया बल्कि रिसीट वाउचर दे दिया, कि उसके आधार पर क्रेडिट बुक कर सकते हैं? द आंसर इज नो। आपके पास में एक जीएसटी का प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसी की बात आपके इस पॉइंट के अंदर करी जाती है। ठीक है? यस सर। दूसरी बात ये करते कि भाई सुनो हमारी बात, अगर आप आईटीसी बुक करना चाहते हो ना भाई साहब, तो एक बात को और ध्यान में रखिएगा कि जो गुड्स या सर्विसेज की आप बात कर रहे हो ना, वो आपको रिसीव्ड हो जाना चाहिए। अगर आपको रिसीव नहीं हुआ है ना तो फिर आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक रिसीव नहीं हुआ हम कैसे मान लें कि आप इसे बिजनेस के अंदर इस्तेमाल करके चलेंगे? तो रिसीव होना बेहद जरूरी है। पर कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए इसका नाम मिस्टर एक्स है, इसका नाम मिस्टर वाई है और इसका नाम मिस्टर जेड है। तो ये बंदा बिलिंग तो इसी के नाम पर की जाती है कि ठीक है भैया बिल हमारे नाम पर इश्यू कर दीजिए, लेकिन मिस्टर जो वाई है ये कहता है कि साहब आप गुड्स को यहां किसी मेरा मिस्टर जेड है उसके नाम पर डायरेक्टली डिस्पैच कर देना। ये कहता है कि ठीक है, एक्स ने यहां पर डायरेक्टली डिस्पैच कर दिया टू मिस्टर जेड ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर वाई। मिस्टर वाई के कहने पर किसी जेड को दे दिया है, तो बिल इसके नाम पर था लेकिन गुड्स इसे रिसीव नहीं हुआ है। तो ऐसे हालात में यह कहा जाता है कि द डेट ऑन विच गुड्स रिसीव्ड बाय मिस्टर जेड, तो उस दिन ये मान के चलेंगे कि ये गुड्स मिस्टर वाई को रिसीव हो गया है, क्योंकि मेरे बिहाफ पर अगर कोई और व्यक्ति डिलीवरी लेता है तो इसका मतलब वो गुड्स मुझे मिल गया है। तो इस दिन मिला माना जाएगा। मान लीजिए अगर 10 तारीख है, 10 अप्रैल की डेट है, तो 10 अप्रैल को रिसीव माना जाएगा और उस दिन आप अपनी किताबों के अंदर आईटीसी ले सकते हैं। इनवॉइस आपके हाथ में था ही, उसके आधार पर आप क्रेडिट ले लेंगे। आगे बात करते हैं कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि माल आपका लॉट्स में आता है, अलग अलग लॉट्स बने हुए होते हैं, तो जो आपको इनवॉइस इश्यू कर दिया जाता है लेकिन अलग अलग लॉट में आएगा। पहला लॉट यहां आया, दूसरा लॉट यहां आया, तीसरा लॉट यहां आया। तो जब आपका कंप्लीट गुड्स आ जाएगा, यानी कि जब आपका लास्ट लॉट आ जाएगा, उस दिन संपूर्ण गुड्स की आपको प्राप्ति हुई है, उस दिन आप अपनी किताबों के अंदर क्रेडिट बुक कर सकते हैं। वो वाली बात आपकी यहां पर आ जाती है। कहते हैं गुड्स रिसीव हो जाना चाहिए रेसिपिएंट के द्वारा स्वयं, या उसके बिहाफ पर थर्ड पार्टी रिसीव करती है तो उसी बंदे को रेसिपिएंट को ही रिसीव हुआ मान लेते हैं। और अगर इंस्टॉलमेंट में या लॉट में माल आ रहा है तो जब लास्ट लॉट की प्राप्ति हो जाती है तो वहां पर आकर यह माना जाता है कि भैया आपको संपूर्ण गुड्स की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, नंबर आते हैं 3 के ऊपर कि भाई साहब यहां आपका ये सप्लायर आदमी है और यहां आपका ये रेसिपिएंट आदमी। रेसिपिएंट जी आप मुंह उठा के आईटीसी तो बुक करने चल दिए, लेकिन क्या आप अपने जीएसटी का पेमेंट रेगुलरली करते हो कि नहीं? यस, आपको जीएसटी का पेमेंट जो आपका बनता है वो यहां पर करना पड़ेगा, वरना आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। बोलता है रेसिपिएंट नीड टू फाइल जीएसटी या 3 या 3B ऑन टाइम फाइल करना पड़ेगा, तभी यहां पर आपको आईटीसी अवेलेबल करवाया जाएगा। अरे सप्लायर बोलते कि सप्लायर को भी अपना जीएसटी का पेमेंट सरकार को करना पड़ेगा, और अगर उसने पेमेंट नहीं किया है तो फिर हम रेसिपिएंट को आईटीसी नहीं देकर चलेंगे। शुरुआती दौर में यही लॉ बनता था। मान लेते हैं कि यहां पर बंदे का जीएसटी बनता था 70,000 रुपए का, इसने आईटीसी अपनी बुक्स के अंदर क्लेम करके बैठ गया 70,000 रुपए का, लेकिन इस बंदे ने अपना जो जीएसटी R1 वगैरह फाइल किया, जीएसटी का पेमेंट किया, वो सिर्फ सरकार को बताया 50,000 रुपए का। 20,000 के जीएसटी के जो इनवॉइसेस थे उनको ये निकल गया, उसको छिपा गया, पता नहीं कहां चले गए। अब यहां पर ये जो जीएसटीआर 2A इसके पास बनकर जाएगा, उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन दिख रही होगी वो सिर्फ 50,000 का ही अमाउंट दिख रहा होगा। लेकिन ये बंदा कह रहा होगा नहीं भाई साहब 50 नहीं 70 है, वो कह रहा नहीं 50 ही पे हुआ, कह रहा नहीं 70 है भाई साहब मेरा तो। अब इसका मतलब 50 तो भैया आप आईटीसी बुक कर ही लो, चूंकि जीएसटीआर 2A उसे बोल रहा है। इसके साथ साथ जो आपका डिस्प्यूट में चला गया है 20,000, उसने भरा नहीं है लेकिन आप क्रेडिट क्लेम करना चाहते हो, तो अर्लियर टाइम में पहले इसका कुछ भी नहीं मिलता था। फिर सरकार ने इसे चेंज किया, कहा कि देखो भैया जो आपका डिस्प्यूट वाला अमाउंट है 20,000 रुपए, वो अमाउंट यहां लिखो जरा। हमने कहा ठीक है साहब लिख दिया। ये लिखो और 20% ऑफ योर क्लियर क्रेडिट,
20% ऑफ जो आपका जीएसटीआर 2A में दिख रहा है, 20% ऑफ 50,000 जो कि आपका 10,000 यहां पर निकल के आ जाता है, विच एवर इज लोअर, उतना तक आप यहां पर क्रेडिट बुक कर सकते हैं। फिर सरकार ने काम और किया, इस 20% को घटाकर उन्होंने यहां पर 10% कर दिया। 10% करेंगे तो यहां पर आ जाएगा भाई साहब आपका 5,000 रुपए आ जाएगा। बोलते हैं 20,000 और 5,000 विच एवर इज लोअर, लोअर में आ जाएगा आपका 5,000 रुपए। और रिसेंट अमेंडमेंट के मुताबिक ये आपका कर दिया गया भाई साहब, भगवान झूठ ना बुलाए, ये 5% कर दिया गया है आपके एग्जाम के लिए। कहते कि भैया 5% ऑफ 50,000 ही हो गया आपका यहां पर 2,500 रुपए, 2,500 रुपए यहां पर हो जाता है। विच एवरेज लोअर के अंदर आपका 2,500 रुपए यहां निकलकर आ जाएगा। इज इट ओके? यस सर। और कौन दिक्कत वाली बात सर जी नहीं है। तो आपके दिसंबर 2021 एग्जाम के लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है। इज इट ओके? यस सर। तो जो आपका डिस्प्यूट में था, जो मिसिंग था, उसमें जो मिसिंग का डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो वाला अमाउंट, और साथ में 5% ऑफ योर क्लियर क्रेडिट जो जीएसटीआर 2A में दिख रहा था, विच एवरेज लोअर, उतने तक का क्रेडिट और मिल जाएगा। तो 50,000 ये था ही था, 2,500 ये हो गया, कुल मिलाकर 52,200 रुपए का, आप 52,500 रुपए का आपको यहां पर आईटीसी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इज इट ओके? यस सर। कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 3 या 3B अपना प्रॉपर तरीके से फाइल कर दिया गया हो, और साथ में बोलते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस या डेबिट नोट जो भी हैं, जिनकी डिटेल सप्लायर ने जीएसटीआर 1 के अंदर अपनी अपलोड नहीं करी, तो उसके संबंध में आप 5% ऑफ क्लियर क्रेडिट, 5% ऑफ अमाउंट, वहां तक का अमाउंट मैक्सिमम ले सकते हैं, यानी कि डिस्प्यूटेड अमाउंट और 5% ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन जीएसटीआर 2A विच एवर इज लोअर, उतने तक का आप यहां पर क्रेडिट ले सकते हैं। आगे बात करते हैं, क्या भला, सुनिए हमारी बात बाबू मेरे। आगे बोलते हैं साहब कि देखो भाई मेरे कि जो बिल है उसका पेमेंट आपका 180 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। साहब ये आपका सप्लायर आदमी है, यहां पर आपका रेसिपिएंट आदमी आ जाता है, इसने यहां पर 1 लाख रुपए का ये बिल रेज कर दिया, 18,000 का जीएसटी बनता था, 1,18,000 इनवॉइस वैल्यू के साथ में इन्होंने बिल इसको पकड़ा दिया। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हमें इनवॉइस की प्राप्ति होती है, हम उसका क्रेडिट अपनी किताबों में ले लेते हैं। इनवॉइस बेस्ड होकर जैसे इनवॉइस मिला, हम अपनी किताबों के अंदर 18,000 रुपए का क्रेडिट यहां पर बुक कर लेते हैं। लेकिन यह कंडीशनल है, सरकार ने कंडीशन लगा रखी कि जो आपका बिल अमाउंट बनता था 1,18,000 रुपए, ये पैसा 1,18,000 जो बनता था, ये पैसा आपको इस बंदे को 180 दिन के अंदर अंदर पे करना होगा। अगर आपने पे कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन अगर आपने पैसा पे नहीं किया, एक ढेला भी आपने यहां पर पे नहीं किया है, तो ऐसी दशा में 181वें दिन तबाही मच जाएगी, तबाही मच जाएगी। आपको ये पैसा रिवर्स करना पड़ेगा जो आपने आईटीसी ले रखा था। 18,000 का रिवर्सल यहां पर करना पड़ जाएगा, यानी कि 18,000 का बुक किया था, 18,000 का आपका यहां पर रिवर्सल हो गया, पोजीशन यहां तक आकर न्यूट्रलाइज हो जाती है। और अब क्या करेंगे, अब आपका जो आईटीसी है वो पेमेंट लिंक्ड कर दिया। ध्यान दीजिएगा, शुरुआती दौर में आपका जो आईटीसी बुक करते हैं वो इनवॉइस लिंक्ड होता है कि इनवॉइस मिला, आपने बुक कर लिया, बशर्ते कि आप 180 दिन में पेमेंट कर दें। अगर 180 दिन में पेमेंट नहीं किया तो 181वें दिन तबाही मचा दी जाएगी, और उसके बाद में फिर आपको मिलेगा, आप इसको री अवेल कर पाओगे, विदाउट एनी डाउट री अवेल हो जाएगा, लेकिन वो पेमेंट लिंक्ड होगा। जब जितना पेमेंट करोगे तब उतना क्रेडिट आपको अवेलेबल हो जाएगा। मान लीजिए आपने 10% पेमेंट 200वें दिन कर दी है, तो 18,000 का 10% 1,800 रुपए आपको यहां मिल जाएंगे। आपने 20% पैसा 300वें दिन दे दिया है तो 36 रुपए आपको यहां मिल जाएंगे। आपने बाकी 70% पैसा 400वें दिन दे दिया है तो आपको यहां पर 70% जो बनता है 18,000 का वो यहां पर मिल जाएगा। लेकिन सर बाकी 70% अगर दिया ही नहीं, तो अगर नहीं दिया तो पेमेंट नहीं किया तो फिर आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा, सिर्फ जितना है उतना ही रह जाएगा। यानी कि पेमेंट लिंक कर दिए, जब जितना पैसा पे करके चलोगे तब उसके हिसाब से आप अपनी किताबों के अंदर क्रेडिट को रीबुक करके चलोगे। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आई कि सर अगर मान लीजिए ये जो सप्लाई आपकी हो रही थी, अगर ये एफओसी सप्लाई है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत सारी सप्लाई होती है जैसे बाटर वगैरह हो गया, ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर हो सकती है। आरबीआई की एजेंसी बेस्ट एग्जांपल, आरबीआई की जो एजेंसी होती है वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांजैक्शन होती है, 4 को सप्लाई मानते हैं, जीएसटी भी आपको वहां पर देना होता है। तो वैसे वाले मामले में तो पेमेंट होगा ही नहीं। जब पेमेंट होगा ही नहीं तो इसका इफेक्ट आएगा कि शुरू में तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन 181वें दिन रिवर्सल होना ही होना है। तो इसका समाधान ये निकाला कि जब पेमेंट करना ही नहीं है तो बिना पेमेंट के ही पेमेंट मान लिया जाएगा, बिन फेरे हम तेरे, बिना शादी के ही शादीशुदा व्यक्ति को मान लिया जाएगा।
पाएगा, या मोटी बात कहूं तो एफओसी ट्रांजैक्शन के ऊपर 180 दिन वाली कंडीशन लागू नहीं होगी। दूसरी एक और बात कि भाई मान लीजिए अगर आरसीएम के अंदर आपको पैसा देना था तो जो जीएसटी वाला पैसा है वो इसके पास तो जाना है नहीं, इसको सिर्फ बिल अमाउंट जाएगा, 1 लाख का बिल देगा, 18,000 आपको डायरेक्ट सरकार को भरना है। तो क्या सरकार ये बोलेगी भैया 100 दिन में पैसा दे? ये कंडीशन क्यों डाली गई थी? क्योंकि इसको सरकार को जीएसटी भी भरना होता था। तो सरकार कहती थी कि भैया तू भी इसे पेमेंट कर देना। जब जीएसटी का इसे पेमेंट करना ही नहीं तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं कि आप इसे पैसा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आरसीएम वाली ट्रांजैक्शन है तो वहां पर भी आपकी 180 दिन वाली कंडीशन लागू नहीं करी जाएगी। क्या बोलते हैं सुनिए जरा। कह रहा बिल पेमेंट बाय रेसिपिएंट 180 दिन में हो जाना चाहिए, लेकिन ये एनसीएम सप्लाईज के लिए है, यानी कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कह लो या नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म कह लो, उसी के लिए है। अगर नहीं किया तो 181 दिन तबाही है। और व्हाट इफ मेड आफ्टर 180 डेज, अगर 180 दिन बाद करता है तो रीअवेल कर पाएगा, लेकिन वो पेमेंट बेसिस पर प्रोपोर्शनेटली कर पाओगे। एफओसी ट्रांजैक्शन है तो देन बिल अमाउंट शेल बी डीम्ड टू हैव बीन पेड, मतलब बिना पेमेंट के ही पेमेंट मान लिया जाएगा, अर्थात एफओसी ट्रांजैक्शन पर यह कंडीशन लागू नहीं करी जाएगी। और ना ही आपकी ये एनसीएम ट्रांजैक्शन के लिए है। आरसीएम ट्रांजैक्शन के ऊपर 180 दिन वाली कंडीशन एप्लीकेबल आपकी नहीं होती है, ऐसे बोल दिया जाता है। आगे बात करते कि भाई साहब सुनो हमारी बात, आप सप्लायर हो, यहां पर बंदा रेसिपिएंट है, तो जो आप इनवार्ड सप्लाई ले रहे हो ना साहब, है ना, तो वो आपकी बिजनेस के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप इनपुट लेकर आए हैं तो आपका इनपुट बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आपने मान लीजिए कुछ ऐसा कर दिया, 100 किलोग्राम इनपुट लेकर आते हैं जिसमें से आपने 60 किलोग्राम बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया है, 40 किलोग्राम पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो आपको जो आईटीसी मिलेगा वो सिर्फ 60 किलोग्राम के संबंध में ही दिया जाएगा। इनपुट की बजाय अगर मान लीजिए आपका कैपिटल गुड्स बनता है, मशीन लेकर आते हैं जो बिजनेस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होती है और पर्सनल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होती है, तो ऐसी दशा के अंदर बोलते हैं कि आपको जो क्रेडिट है वो सिर्फ लिमिटेड किया जाएगा उस हद तक जितना तक कि आप बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करके चलते हैं। तो इसको कैसे प्रोपोर्शनेट किया जाता है, इसी के लिए बोलता था रूल नंबर 43 करके। तो ऐसी अवस्था में अब रूल नंबर 43 आपके सिलेबस से हटा दिया, तो बस मैं इतना ही बता पाऊंगा कि इसको प्रोपोर्शनेट किया जाता है एज पर द मैनर गिवन अंडर रूल नंबर 43 विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, राइट सर। उसके बाद आगे क्या बोलते हैं साहब, आगे बोलते हैं रेसिपिएंट्स आउटपुट लायबिलिटी शुड बी नॉन एग्जेम्प्टेड। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगर आप यहां पर आउटपुट जीएसटी भरते हैं तो ही आपको आईटीसी अवेलेबल होता है। इफ यू हैव नो आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी, सपोज करो आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई के अंदर ही डील करते हो या एक्सक्लूसिवली आरसीएम सप्लाई में आप डील करते हो जहां पर आपकी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी बनती ही नहीं है, तो वहां पर आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो ये वाली बात आ गई मालिक, इनवार्ड सप्लाई आपकी बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए या बिजनेस करेक्टेड एक्टिविटीज के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए। रेसिपिएंट की आउटपुट लायबिलिटी जो है, आउटपुट सप्लाई शुड बी नॉन एग्जेम्प्टेड। नॉन एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या हो गया कि वो आपकी एग्जेम्प्टेड नहीं होनी चाहिए। नॉन एग्जेम्प्टेड का मतलब या तो वो आपकी टैक्सेबल रही हो या फिर वो आपकी जीरो रेटेड रही हो। जीरो रेट का मतलब एक्सपोर्ट से लिया जाता है। आउटवर्ड सप्लाई को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एग्जेम्प्टेड, टैक्सेबल और जीरो रेटेड। एग्जेम्प्टेड के केस में आपको करस्पॉन्डिंग आईटीसी अलाउ नहीं होता है, जबकि टैक्सेबल और जीरो रेट के संबंध में आपको करस्पॉन्डिंग आईटीसी अलाउ करवा दिया जाता है। ऐसे करके मालिक बात कर दी जाती है। अगर मिक्स यूज करोगे तो इनपुट या कैपिटल गुड्स का प्रोपोर्शनेट ही आपको आईटीसी अलाउ किया जाएगा। जितना तक की आपने इस्तेमाल किया है बिजनेस पर्पस के लिए उतना तक ही आपको यहां पर अलाउ करवाया जाएगा, राइट? यस सर। आगे बात करते हैं कि भाई इसको अभी बात करूंगा मैं लास्ट इस बात पॉइंट को, इधर आईटीसी और डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। मान लीजिए आप एक कैपिटल गुड्स यहां पर खरीद कर लाते हैं और इसकी वैल्यू 1 लाख बनती थी और जीएसटी इस पे 18,000 रुपए का बनता था। कुल मिलाकर 1,18,000 रुपए की यहां पर बात करी गई थी। अब ये जो 18,000 का कंपोनेंट है, रेसिपिएंट बाबू एक काम करना, अगर आप इसका आईटीसी क्लेम कर लेते हैं 18,000 रुपए का, तो जब इनकम टैक्स में आप पहुंचोगे तो इनकम टैक्स पर्पज के लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स का यहां पर आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना होता है, तो वहां पर डेप्रिशिएबल अमाउंट लिया जाएगा आपका 1 लाख रुपए का, बिकॉज 18,000 तो आपकी कॉस्ट का पार्ट बना ही नहीं है। आप अपनी किताबों के अंदर भी एंट्री ऐसे पास करोगे, कैपिटल गुड्स अकाउंट डेबिट आईटीसी डेबिट टू बैंक करके, तो कैपिटल गुड्स की कॉस्ट आपकी 1 लाख आती है और इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन आपकी 1 लाख पर ही काटी जाएगी। दूसरा ये हो सकता है कि मान लीजिए आप जैसे 1 लाख का ये था, 18,000 का जीएसटी इस पे बनता था और रेसिपिएंट बाबू ने आपने आईटीसी यहां पर क्लेम नहीं किया। ऐसे हालात में आप एंट्री पास करके चलोगे, कैपिटल गुड्स अकाउंट डेबिट 1,18,000 टू बैंक, तो यहां आपकी जो कैपिटल गुड्स की कॉस्ट है वो 1,18,000 रुपए है और इनकम टैक्स के अंदर जो आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करवाया जाएगा सेक्शन 32 के अंदर वो 1,18,000 पर ही क्लेम करवाया जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि जो 18,000 वाला कंपोनेंट है, या तो आप इसका आईटीसी बुक कर लो या फिर इस कंपोनेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ जो एक 18 की
पूरी वैल्यू थी, 18 उसमें जुड़ा हुआ है, तो 18 के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए मिल जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि ईदर टू क्लेम आईटीसी और टू क्लेम डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट, राइट। कैपिटल गुड्स आप होल लाइफ यूज करेंगे, अगर आप पार्शियली इस्तेमाल करके चलते हैं तो भैया ये चीटिंग हो जाएगी। डीम्ड लाइफ मानी जाती है 5 साल की। आपने कैपिटल गुड्स लेकर आए, बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन 2 साल बाद आपने उसे डिस्कार्ड कर दिया, बिजनेस से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया, अपने पर्सनल कामों में ले लिया और कुछ भी किया, लेकिन बिजनेस पर्पस से बाहर निकाल दिया, तो आपको यहां पर प्रोपोर्शनेट आईटीसी ही अवेलेबल करवाया जाता है। 2 साल तक का जितना आपने इस्तेमाल किया उतना आपके पास में रहेगा, बाकी को आपको रिवर्स करना पड़ जाएगा। उसके बाद बोलते हैं कि नो आईटीसी शैल बी अलाउड। अगर फ्रॉडुलेंट इंटेंट आपके रहे तो भाई साहब आईटीसी का ख्वाब मत देखिएगा। और साथ में ये बोलते हैं कि अगर आपका ब्लॉक्ड क्रेडिट बनता है, जो नेगेटिव लिस्ट ऑफ आईटीसी है कि भाई जिनका क्रेडिट आपको मिलता ही नहीं, जैसे नॉर्मली मोटर व्हीकल का क्रेडिट अलाउड नहीं होता है, पर्सनल नेचर की जो सर्विस होती है उनका क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता है, तो जिनका नहीं मिलता उनका नहीं मिलता, बात खत्म, चाहे कुछ भी हो जाए। अब लास्ट पॉइंट आता है आपका ये वाला कि आईटीसी को बुक करने की लास्ट डेट क्या होती है। मैं आपको बताऊं, ये आपकी ओरिजिनल बुकिंग के लिए लास्ट डेट का प्रोविजन रखा गया है, रीबुक के लिए नहीं। रीबुक का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने 180 दिन वाली कंडीशन में बताया था कि आपने शुरू में ओरिजिनली इनवॉइस के दम पर बुक कर लिया, 181वें दिन रिवर्सल हुआ, फिर पेमेंट से लिंक्ड होकर आप उसे रीबुक कर रहे थे। तो रीबुक जब कर रहे हैं या री अवेल कर रहे हैं तो वहां पर आपकी ये जो लास्ट डेट वाला प्रोविजन है ये आपका एप्लीकेबल नहीं करवाया जाता, इट इज ओनली फॉर ओरिजिनल बुकिंग। इसमें भी इस बार के लिए अमेंडमेंट रखी गई है। अमेंडमेंट के साथ मैं आपको बताता हूं कि इसका पूरा प्रोविजन किस तरह से है। तो मालिक यहां देखिए जरा, यहां पर क्या होता है, लास्ट डेट क्या है। जैसे मान लीजिए ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 है, अप्रैल से शुरू हुआ और मार्च 2021 में खत्म हो जाएगा। आपने यहां सपोज अगस्त के महीने में एक इनवॉइस इश्यू कर दिया था, ठीक सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके लिए बोलते हैं कि इस इनवॉइस का क्रेडिट रेसिपिएंट अपनी किताबों में कब तक ले सकता है। तो बोलते हैं अगले साल का जो सितंबर आएगा, यानी मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आएगा, उसकी जो रिटर्न फाइल होनी है कब, 20 अक्टूबर को। तो 20 अक्टूबर तक आप अपनी किताबों के अंदर इसका क्रेडिट यहां पर आकर ले सकते हैं। इज इट ओके, यहां तक आप क्रेडिट ले सकते हैं 20 अक्टूबर तक, ठीक सर जी। साथ में एक और बात बोली गई है, और एनुअल रिटर्न फाइलिंग की एक्चुअल डेट। अब ये एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है आपको 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इस केस के अंदर 31 दिसंबर 2021 तक आपको फाइल करनी है, पर आप चाहो तो उसे पहले भी फाइल कर सकते हो, यहां भी फाइल कर सकते हो, मई में, जून में, जुलाई में, जो भी है। अगर आपने एनुअल रिटर्न यहां पर फाइल कर दी, संपूर्ण आहुति यहां पर दे दी है, तो फिर ये डेट और ये डेट विच एवर इज अर्लियर, तो ये वाली डेट पर आपकी लास्ट डेट हो जाएगी। इसके बाद आईटीसी आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एनुअल रिटर्न फाइल करने का मतलब यह है कि आपकी तरफ से बिल्कुल इस फाइनेंशियल ईयर के कागजात क्लोज हो गए हैं, अब कोई भूल चूक लेनी देनी नहीं है। एनुअल रिटर्न का कॉन्सेप्ट ये भूल चूक लेनी देनी। लेकिन अगर मान लीजिए आपके एनुअल रिटर्न बाद में 31 दिसंबर को ही फाइल कर रहे हैं या 20 अक्टूबर के बाद फाइल कर रहे हैं, तो 20 अक्टूबर की डेट और एनुअल रिटर्न की डेट विच एवर इज अर्लियर, तो फिर 20 अक्टूबर की डेट आपकी यहां पर निकल के आ जाती है। नॉर्मली 99.99% के अंदर लोग ड्यू डेट पर ही अपना काम करते हैं, तो प्रैक्टिकली ये एनुअल रिटर्न आपकी 31 दिसंबर या उसके बाद ही आप फाइल करके चलते हो, तो प्रैक्टिकली अगले साल के 20 अक्टूबर तक आप अपनी किताबों के अंदर क्रेडिट ले सकते हो। अब सपोज कीजिए जैसे कि आपका यहां पर ये इनवॉइस बनता था मालिक, ठीक है, इनवॉइस आपका अगस्त में इश्यू किया गया था, ठीक है, एज पर द प्रोविजन ऑफ ओल्ड लॉ, पुराने लॉ के मुताबिक अगले साल के 20 अक्टूबर तक आप इस इनवॉइस का क्रेडिट अपनी किताबों के अंदर ले सकते थे। दूसरा, अब मान लीजिए आपने यहां पर एक डेबिट नोट इश्यू किया पर्टेनिंग टू अबव इनवॉइस, जो इनवॉइस अगस्त 2020 में इश्यू किया गया था उससे कनेक्टेड आपने एक डेबिट नोट इश्यू किया, और वो इश्यू कब किया, फरवरी 2021 में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर सेम था, सेम फाइनेंशियल ईयर जिसमें इनवॉइस इश्यू किया गया था, उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने डेबिट नोट इश्यू कर दिया है। तो यहां पर आकर डेबिट नोट के दम पर जो सामने वाली व्यक्ति अपनी किताबों में क्रेडिट लेगा वो कब तक ले सकता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चाहे आप डेबिट नोट जब इश्यू हुआ तब के हिसाब से देख लो, या जब मेन इनवॉइस इश्यू हुआ था अगस्त में तब के हिसाब से देख लो, ये दोनों ही घटनाएं आपके सेम फाइनेंशियल ईयर में हो रही हैं, तो ऑटोमेटिकली अगले साल का, अगले फाइनेंशियल ईयर का जो 20 अक्टूबर आएगा वहां तक क्रेडिट ले सकते हो। लेकिन चक्कर तब पड़ जाता है जब मान लीजिए अगस्त 2020 में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर आपका मेन इनवॉइस इश्यू किया गया था, लेकिन उसका जो डेबिट नोट है वो अगले फाइनेंशियल ईयर में इश्यू किया गया है। जैसे कि डेबिट नोट मान लीजिए आपका मई 2021 में, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, 21-22 आ गया, मेन इनवॉइस आपका अगस्त में ही था, मेन इनवॉइस आपका अगस्त में था,
अगस्त 2020 में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर था, लेकिन जो डेबिट नोट था वो आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इश्यू किया जाता है। तो अब इस डेबिट नोट के बेस पर जो क्रेडिट लिया जाएगा उसकी यहां पर लास्ट डेट क्या रहेगी। ऐसे मान के चलिए मेन इनवॉइस बंदर है और जो डेबिट नोट है ये बंदर का बच्चा है, तो बच्चे के आधार पर लास्ट डेट काउंट करें। अब वास्तव में तो यही होना चाहिए था कि हम डेबिट नोट के आधार पर क्रेडिट ले रहे हैं, तो हमें यह देखना चाहिए कि डेबिट नोट कौन से फाइनेंशियल ईयर में इश्यू किया गया है, उसके अगले फाइनेंशियल ईयर के 20 अक्टूबर तक क्रेडिट मिलना चाहिए। तो लॉजिकली होना यह चाहिए था कि डेबिट नोट के दम पे ले रहे हो 21-22 के अंदर, मई 2021 के अंदर अगर इश्यू किया गया है तो अगला फाइनेंशियल ईयर यानी कि 20th अक्टूबर 2022 तक इसका क्रेडिट ले सकते थे। लेकिन पुराने लॉ के अंदर गलती से उन्होंने क्या कर रखा था कि ये देखते थे कि ये जो डेबिट नोट है ये कौन से इनवॉइस से कनेक्टेड है, बंदर कहां है इसका, तो इसका जो बंदर था, जो इनवॉइस था, उसके आधार पे काउंट करते थे कि अगर इनवॉइस 2021 का है तो इस डेबिट नोट का क्रेडिट मैक्स टू मैक्स यहां तक लिया जा सकता है, जो कि निहायत ही गलत था। तो इसी में इन्होंने चेंज किया है, कहा है कि भैया देखो पहले बंदर के हिसाब से देखते थे, लेकिन डेबिट नोट को इंडिपेंडेंटली ट्रेस करके चलेंगे, उसके हिसाब से देखकर चलेंगे कि भाई साहब जब डेबिट नोट जिस फाइनेंशियल ईयर में इश्यू किया गया उस फाइनेंशियल ईयर के अगले फाइनेंशियल ईयर के 20 अक्टूबर तक की हम बात करके चलेंगे। ठीक है, प्रोविजन तो ऑलवेज वही आएगा 20 अक्टूबर और एनुअल रिटर्न फाइलिंग डेट विच एवर इज अर्ली है, लेकिन मैंने सब मान लिया है कि मान लो भाई रिटर्न आपकी बाद में ही फाइल हो रही है तो 20 अक्टूबर यहां पे रख के चला हूं। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो पुराने लॉ के अंदर वो आपका इनवॉइस से कनेक्टेड था, इनवॉइस की शक्ल देखकर फैसला लिया करता था। तो इनवॉइस तो 2021 में था, तो उसके हिसाब से 20 अक्टूबर 2021 तक डेबिट नोट के संबंध में क्रेडिट ले सकते थे मैक्सिमम। लेकिन अब इन्होंने सीधा जो जिसके बेस पर क्रेडिट ले रहे हैं, इनवॉइस के दम पे ले रहे हो, तो इनवॉइस को देखना कि भाई आपका कौन से फाइनेंशियल ईयर में इश्यू हुआ है, उसके अगले फाइनेंशियल ईयर के 20 अक्टूबर तक क्रेडिट ले सकते हो। डेबिट नोट इश्यू हुआ है तो खुद डेबिट नोट को देखना कि वो कौन से फाइनेंशियल ईयर इश्यू में इश्यू किया गया है, उसके अगले फाइनेंशियल ईयर के 20 अक्टूबर तक आप क्रेडिट अपनी किताबों में ले सकते हैं। ये अमेंडमेंट आपके यहां पर कर दी गई है। तो ये आ गया मालिक आपका यहां पर सेक्शन नंबर जो 16 है, उसकी सारी शर्तें मैंने आपको बता दी। फिर से एक बार बता दूं मैं आपको, यहां पर आकर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, गुड्स आपको रिसीव या आपके बिहाफ पर किसी और को रिसीव हो जाना चाहिए। लॉट में माल आया तो लास्ट लॉट की बात करके चलेंगे। रेसिपिएंट अपना जीएसटी भर के चले, सप्लायर अपना जीएसटी भर के चले, लेकिन सप्लायर ने पूरा जीएसटी नहीं भरा है तो जितना अमाउंट डिस्प्यूट में जा रहा है वो वाला अमाउंट और 5% ऑफ क्लियर क्रेडिट यानी कि जो 2A के अंदर दिख रहा है वो विच एवरेज लोअर का क्रेडिट लेके चलेंगे। उसके बाद बोलते कि 180 दिन में पेमेंट हो जाना चाहिए, बट द कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन आरसीएम एंड ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल ऑन एफओसी सप्लाईज। 180 दिन में पेमेंट करिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो 181 दिन तबाही हो जाएगी और फिर आपको क्रेडिट मिलेगा पेमेंट से लिंक्ड होते हुए। इनवार्ड सप्लाई को बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करके चलोगे। आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई है वो एग्जेम्प्टेड नहीं होनी चाहिए, मिक्स यूज करते तो प्रोपोर्शनेट कर देंगे। लास्ट डेट का ध्यान रखिएगा। जो जीएसटी आप भर के आए हो इनपुट टैक्स, या तो उसका आईटीसी क्लेम कर लो या इनकम टैक्स में डेप्रेशन क्लेम कर लीजिए। कैपिटल गुड्स अगर आपका होल लाइफ इस्तेमाल नहीं किया है तो प्रोपोर्शनेट करके चलेंगे। और उसके बाद में फ्रॉडलेंट इंटेंट है तो आईटीसी नहीं दिया जाएगा, और अगर नेगेटिव सप्लाई आप ले रहे हो, ब्लॉक्ड क्रेडिट वाली सप्लाई ले रहे हो तो भी आपको आईटीसी यहां पर नहीं दिलवाया जाएगा। ऐसे करके 2 अमेंडमेंट थे लेटेस्ट इसके अंदर। आपका सेक्शन नंबर मालिक 16 यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। आगे सेक्शन नंबर 18 करवाऊंगा, उसके बाद 17 होगा। इन 2 सेक्शंस के अंदर कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं है। तो आइए इन 2 सेक्शंस को भी हम यहां पर आकर मालिक एंजॉय करते हैं। चले? यस सर। चलता हूं आपको सेक्शन नंबर 18 पर, 17 बाद में करेंगे। सेक्शन नंबर 18 पर हम आपको लिए चलते हैं मालिक। और सुनाओ, घर में सब ठीक ठाक, मौज बहार? अपना ध्यान रखना, बहुत ज्यादा फैल रहा है कोरोना। घर से बाहर मत निकलना जब तक बहुत जरूरी ना हो, और जब भी निकलो तो पहले मैं कहता था कि जब भी घर से निकलो तो मुस्कान पहन कर निकलो। मुस्कान साथ है तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। पर मैं कहता हूं कि जब भी घर से निकलो मास्क पहन कर निकलो, क्योंकि मास्क साथ है तो दुनिया साथ है, वरना कोई नहीं पूछेगा। तो मैं आ रहा हूं सेक्शन नंबर 18 के ऊपर। कहां है भाई 18? अरे आजा भाई, काहे दुखी कर रही है भाई सेक्शन 18।
यस, मैंने कर दिखाया। सेक्शन नंबर 18 ही रहा। मैं जल ग्रहण कर लूं जरा, अगर आप कहो तो। हाँ जी, सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 ना बाबू मेरे दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ आते हैं सेक्शन 18 1 2 3 और दूसरी तरफ आते हैं इसके सेक्शन नंबर 18 के 4 5 और 6। 18 1 2 3 में कुछ ऐसी बात होंगी जैसे ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ टू कलरफुल लाइफ, जैसे लाइक गांव से शहर में आना, ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी से एक रंगीन दुनिया में आ जाना जहां चारों तरफ लाइटें ही लाइटें हों, लाइक सिंगापुर। 18 के सेक्शन 4 5 6 में इसकी अपोजिट बातें करेंगे हम लोग, लाइक जहां पर कलरफुल लाइफ से, रंगीन दुनिया से हम ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ में जा रहे होंगे। जस्ट लाइक कि हम शहरों से गांव की तरफ जा रहे हैं, लाइक कोरोना काल में ऐसा ही होता है, शहरी जिंदगी गांव में चली जाती है क्योंकि जीवन गांव में है। ये साबित हो चुका है कि जीवन गांव में है, क्योंकि अगर जीवन शहरों में होता तो लोग शहर छोड़कर गांव नहीं जाते। ठीक है, तो ऐसे करके 18:1 शुरू करते हैं और 18:1 के 4 कंपोनेंट हैं ABCD। 18:1 का जो ए आता है ये कहता है कि एक फेज वो था कि जहां आप भूखे नंगे घूम रहे थे, नहीं ऐसे नहीं, मतलब जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, एक फेज वो था। लेकिन अचानक से वो घटना घटित हुई और आपकी शादी, मतलब रजिस्ट्रेशन यहां पर हो गया। तो इस घटना का क्या प्रभाव पड़ेगा ATC के ऊपर? ऑब्वियस सी बात है यार, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं था तो आप आउटपुट GST लायबिलिटी भी नहीं बनती थी और आपको ITC भी नहीं मिलता था। अब रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आउटपुट GST भी आपका बनेगा और आपको ITC भी मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों अलग अलग हो गए, ये ब्लैक एंड व्हाइट, ये कलरफुल। लेकिन इस दौरान आपके पास जो भी आपने सामान सुमून खरीदा होगा इस दौरान में, तो क्या उसका ITC आपने बुक किया होगा? द आंसर इज नो। अब उसमें से कुछ माल बचा हुआ है और जो यहां से शिफ्ट होकर जा रहा है, पोटली बनकर जा रहा है, गांव से शहर की तरफ पोटली बनकर जा रहा था। क्या इस समय इस पर क्रेडिट लिया था? नहीं। यहां जब ये पहुंचेगा तो क्रेडिट मिलना चाहिए, यस। क्यों? क्योंकि यहां पर जब इसकी सेल या सप्लाई होगी तो इस पर आउटपुट GST भरना पड़ेगा और भरना पड़ेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग ITC मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो भी बचा कुचा, सेक्शन 18 का पूरा एक संपूर्ण सार है बचा कुचा। जो भी बचा कुचा है उससे कनेक्टेड जो भी आपका ITC बनता है वो ITC आप यहां पर बुक कर लेंगे, बशर्ते कि आपने रजिस्ट्रेशन 30 दिनों के अंदर अंदर करा लिया हो। 30 दिनों का समय होता है ना नॉर्मली कि भाई 30 डेज के अंदर आपको एप्लीकेशन देनी है रजिस्ट्रेशन की, तो आप ये बेनिफिट तभी ले पाएंगे जब आप रजिस्ट्रेशन टाइमली करवा लेते हैं। ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन टाइमली कराते हैं तो ही ये बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात, अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का केस देखते हैं सेक्शन 18(1)(b) में स्वागत है। पहले यहां बच्चे ही थे, बच्चे तो अभी भी हैं, लेकिन जिद पकड़ बैठे, मम्मी मैं भी शादी करवाऊंगा, मैं भी शादी करवाऊंगा। अच्छा बेटा, बाल विवाह मैं भी करवाऊंगा, मैं भी करवाऊंगा। हाँ तू करवा ले, चल बेटा तू भी करवा ले।
तो यहां आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी नहीं थी बिकॉज ऑफ नो रजिस्ट्रेशन, और यहां आईटीसी भी नहीं मिलता था। अब यहां से कोई भी पोर्टली बनाकर आगे लेकर जाएगा, कुछ बचा कुछ स्टॉक था, पड़ा हुआ था, जिस पर आईटीसी नहीं मिला हुआ था, जब ये यहां पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर इस पर आपको आउटपुट जीएसटी भरना पड़ेगा। आउटपुट जीएसटी भरना पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है यार, यहां आपको उसके करस्पॉन्डिंग आईटीसी भी मिलना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग आईटीसी मिलेगा तो वही कह रहा है कि जो भी आपका बचा कुचा इनपुट था उसका करस्पॉन्डिंग आईटीसी आपको यहां पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है सर जी। ओके सर जी, ये हो गया आपका 18(1)(b). अब आता है 18(1)(c) और डी। ध्यान दीजिएगा, सी और डी के अंदर इनपुट के साथ साथ हम कैपिटल गुड्स की बात भी करने वाले हैं। अब यहां पर सी क्या बोलता है, कॉम्पोजिशन स्कीम टू रेगुलर या नॉर्मल स्कीम। आप कॉम्पोजिशन से रेगुलर या नॉर्मल स्कीम के अंदर जा रहे हैं तो क्या होगा, वी नो वेरी वेल कि अगर ये मेरा यहां पर एक इवेंट है, यहां पर मैं था कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर, और मुझे अच्छे से पता है कि अगर मेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 150 लाख, 75 लाख या 50 लाख एज द केस में भी वहां तक सीमित था, तो करंट ईयर में मैं एलिजिबल हो जाता हूं कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। लेकिन आई विल रिमेन एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम ओनली अप टू द लिमिट ऑफ 150, 75 और 50 लाख एज द केस मे बी। तो हो सकता है कि मिड ऑफ द करंट ईयर के अंदर ही मुझे कॉम्पोजिशन टू रेगुलर स्कीम मूव करना पड़े, जस्ट बिकॉज कि मैं वो टारगेट अपना अचीव कर जाऊं। अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो क्या होगा, लेट सपोज 10/9/2020 को ऐसा हो गया कि आप उस टारगेट को क्रॉस मार गए और आपको आना पड़ जाएगा रेगुलर स्कीम में, तो जो पुरानी लाइफ थी ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ, तो कॉम्पोजिट डीलर नॉट एंटाइटल्ड टू हैव आईटीसी, बट एज एंड व्हेन द पर्सन कन्वर्टेड इनटू रेगुलर स्कीम ही विल बी एंटाइटल्ड टू बुक द क्रेडिट ऑफ द सेम। तो यहां पर इसको क्रेडिट मिलता है, यहां पर नहीं मिलता। ब्लैक एंड व्हाइट टू कलरफुल लाइफ हो गई है। अब यहां से जो भी बचा कुचा माल इधर जारिया होगा उसका क्या करके चलोगे मालिक? सर यहां तो आपने कोई क्रेडिट नहीं लिया होगा एट द टाइम ऑफ परचेज, कोई क्रेडिट की बात नहीं होगी, लेकिन जैसे वो आगे पहुंचेगा तो वहां पर आपको प्रोपोर्शनेट क्रेडिट अलाउ कर दिया जाएगा, बिकॉज जब ये माल यहां पर लाकर बेचा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है यार उसके ऊपर आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। इस कारण से यहां पर आईटीसी भी आपको करस्पॉन्डिंग अवेलेबल करवा दिया जाएगा। पहले बताओ, हां बोलो, हां मालिक, सब ठीक ठाक चल रहा है या नहीं? इज इट ओके? हां बोलो, हां पहले। हाँ भैया देखो, अब शुरू में 2 डिसलाइक थे, एक बच्चे ने अपना डिसलाइक वापस ले लिया, मतलब उसका गुस्सा मैं दूर करने में कामयाब हुआ। आप धन्य हैं प्रभु, आपने अपना डिसलाइक वापस लिया, आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा बरसाए रखी है, आप धन्य हैं प्रभु। उसके बाद आप बहुत अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है जी। यस सर, सत्यांश सी जी। उसके बाद हाँ, यहां पर ना हम लोग कैपिटल गुड्स की बात भी करते हैं मालिक, ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर मैं कंपोजिट डीलर हूं, जब मैं बोला करूं ना हौले हौले, मैं कोई तेज तेज तो बोल नहीं रहा, तो आप थोड़ा विजुलाइज किया करो, चीजों को समझा करो, महसूस किया करो, एक बिंदु से बिंदु जोड़ा करो। तो मैं एक कंपोजिट डीलर हूं और मैंने एक कैपिटल गुड्स परचेज किया था, बट मुझे तो क्रेडिट नहीं मिलेगा ना, बट ड्यूरिंग द करंट ईयर मैंने मेरा स्टेटस कंपोजिट डीलर का खो दिया और मैं रेगुलर स्कीम का हिस्सा बन जाता हूं। अब क्या होगा जी? तो जब तो मैंने कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं लिया था, लेकिन क्या मैं अब उसका क्रेडिट ले पाऊंगा? क्योंकि अब मैं रेगुलर स्कीम के अंदर आ चुका हूं, क्या मुझे अब क्रेडिट मिल जाएगा? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ सर, अब उसका क्रेडिट यहां पर अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन कैसे अवेलेबल होगा? क्योंकि यार इनपुट को तो मैं क्वांटिफाई कर पाता हूं, क्वांटिटी के रेशियो में एलोकेट कर लेता हूं कि यार इतना बचा कुचा था, 10 किलो 20 किलो तोल लेता हूं, चेक कर लेता हूं, मीजर कर लेता हूं। लेकिन यार मशीनरी मान लो जेनसेट था, जनरेटर था या कोई और मशीनरी थी, वो तो एक ही पीस है यार। तो उसका जो मेजरमेंट होता है वो लाइफ के अकॉर्डिंग होता है कि ये कितना यूज हो गया। मान लो 5 साल की लाइफ थी, 2 साल तुमने या 6 महीने इस्तेमाल कर लिया आपने, है ना, तो कितने परसेंट आपका इस्तेमाल हो गया? तो जितने परसेंट इस्तेमाल हो गया उतना रहने दो, और जो बचा कुचा है, इस पूरे सेक्शन 18 का क्रक्स क्या है? बचा कुचा। जो भी बचा कुचा कैपिटल गुड्स है और बची कुची लाइफ के संबंध में जो भी प्रोपोर्शनेट आपकी उसकी आईटीसी बनता है, उतने तक का क्रेडिट अपनी किताबों में ले सकते हो। अब प्रोपोर्शन कैसे करके चले? तो उन्होंने माना है 5% पर क्वार्टर, तो एक तरह से डेप्रिसिएशन मान के चलिए 5% पर क्वार्टर। मतलब कि अगर आपने 1 साल इस्तेमाल कर लिया है
एक साल आपने इस्तेमाल कर लिया है तो वहां पर एक साल का मतलब हो गया कि लाइक 5% पर क्वार्टर से 20% छोड़ देना, बाकी का 80% क्रेडिट अपनी किताबों के अंदर बुक आप कर सकते हैं। वो वाले फॉर्मूले से यहां पर बात करी जाती है मालिक। राइट सर, यस सर। आईडीटी रिवाइज्ड कर लिया तूने। और यहां ध्यान दो, आपस में बात मत करो। हाय दीपाली, यहां राम रतन, यहां ध्यान दो। तो उसके बाद में आगे आते हैं 18(1)D पर आते हैं। ये भी बिल्कुल 18(1)C के जैसा ही है, एग्जेम्प्टेड टू नॉन एग्जेम्प्टेड। ठीक है, पहले आपको क्रेडिट बुक करने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब आप अपनी किताबों के अंदर क्रेडिट बुक कर सकते हैं। तो जो जिस तरह से समझाया 18(1)C में, वैसे ही बात यहां पर होगी। पर ध्यान देना, ये जो आपके 18(1)C और D में ही कैपिटल गुड्स की बात होती है, ए और बी वाले पार्ट में सिर्फ इनपुट की बात होती है। अब इतना सब होने के बाद में जो चीजें यहां देखी हैं, अगर ये पोर्टल पर देखने को मिल जाए कि हमें ये तो बोल दिया कि बचा कुचा क्रेडिट हम क्लेम कर लेंगे। कैसे क्लेम करोगे भैया, कैसे? अब समझना, जरा टेक्निकल चीज समझिए जरा। ऑफिस में क्या दिक्कत आएगी, यहां से तो समझ में आ गया, हाँ हाँ ओके ओके, लेकिन अभी नहीं समझ में आए पूरी बात। कैसे क्लेम करोगे? क्योंकि जैसे मान लीजिए जब मैं लेकर आया था, मेरा प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड था, तो उस समय तो मैंने क्रेडिट नहीं लिया होगा ना यार। उस समय उसने जीएसटी वगैरह अपना फाइल कर दिया होगा, उस समय मैंने कोई क्रेडिट नहीं लिया। आज कैसे क्रेडिट बुक करूं? क्योंकि नॉर्मली जो मेरा ई क्रेडिट लेजर होता है, उसमें जीएसटीआर 2A के आधार पर हम अपनी बात कर पाते हैं, लेकिन वो तो वक्त निकल चुका है। अब मैं लेटर डेट पर कैसे अपने ई क्रेडिट लेजर के अंदर उस बैलेंस को अपडेट करूं, कैसे वहां तक पहुंचाऊं? तो इसके लिए फिर मैं आपको, हालांकि देखो रिवीजन वीडियोस तो बाबू मैं पोर्टल पे तो नहीं जा सकता, बट फिर भी एक बताऊं आपको मैं। तो जीएसटी, अब इसके बाद होता है इसका पोर्टल ट्रीटमेंट, कि ये चीजें जो आपने थ्योरेटिकली पढ़ी, इनको पोर्टल पे जाके कैसे हैंडल किया जाता है। gst.gov.in करके ये पोर्टल ही ना खुला, बताओ क्या कर सकते हैं। अब बताओ मैं क्या करूं इसमें। खुल गया। पोर्टल की दिक्कत नहीं थी, हमारे इंटरनेट में दिक्कत थी। भाई ये बताना कितना है, इसमें गड़बड़ हो जाती है। 19196033। यहां पर मालिक आ जाते हैं, सर्विसेज पे आइएगा, सर्विसेज पे रिटर्न्स पे आ जाते हैं। रिटर्न्स में आइएगा आईटीसी फॉर्म, तो यह आईटीसी फॉर्म इसके भरे जाते हैं। और जब आईटीसी फॉर्म हम भर के चलते हैं तो ये आपके अलग अलग आईटीसी फॉर्म मालिक यहां पर आ जाते हैं, जिनके तहत यहां पर बातें करी जाती है। जैसे ये है आपका आईटीसी 01 प्रीपेयर ऑनलाइन। आईटीसी 01 आपको यहां पर भरना होता, प्रीपेयर ऑनलाइन। ये मेरी पूरी कंपनी का डेटा आ गया। डिक्लेरेशन फॉर क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 18। एक चीज और दिखाऊं, जब आप इसके सेक्शन 2 में आएंगे ना, तो वहां पे लिखा हुआ है आईटीसी बुकिंग लास्ट डेट 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ सप्लाई। ये जो स्पेशल क्रेडिट है आपका, ये रूटीन लाइफ में क्रेडिट नहीं मिल रहा। ये जो आपका स्पेशल क्रेडिट होता है ना मालिक, तो ये आपका 1 साल से ज्यादा पुराना इनवॉइस आपका नहीं होना चाहिए। तो यहां आप सिलेक्ट करते हैं कि भाई ये बताओ आप किस में, 18(1)A में हो या 18(1)D में हो। सर सी और वो तो है नहीं यहां पे, कोई बात नहीं। देखो जहां 18(1)A लिखा है ना, तो ये ए और बी दोनों को कैप्चर करेगा। ये ए और बी दोनों को कैप्चर करता है। लिखा है नीचे क्लेम अंडर सेक्शन 18(1)A और 18(1)B। दूसरा, अगर आप डी पे क्लिक करोगे तो सी और डी ये दोनों को कैप्चर करता है। सी की बात भी करता है और ये आपसे यहां पर डी की बात भी करता है। ए और बी एक तरफ है, सी और डी एक तरफ है। ए और बी में सिर्फ इनपुट की बात होती है, सी और डी के अंदर आपकी कैपिटल गुड्स की बात भी हो जाती है। तो जब मैं यहां पर आता हूं ना मालिक, तो ये पूछता है कि भाई बताइए
डेट ऑन विच गुड्स या सर्विस हैव बिकम टैक्सेबल, वो घटना कौन से दिन की थी जब आपके साथ ऐसा हुआ है। तो मैंने कह दिया भाई साहब ये घटना थी, मैंने यहां पर डेट डाल दी है। सप्लायर का जीएसटीएन, जिसके इनवॉइस के दम पर आप क्रेडिट ले रहे हो, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर यहां डालिए। इनवॉइस नंबर आपको यहां डालना है, इनवॉइस की डेट आपको यहां पर डालनी है। अब जो इनवॉइस की डेट होगी ना मालिक, अगर मैंने डाली है घटना की डेट 1/4/2021 डाली है, या कोई ऑडिट करूं उसको मैं, ये घटना की डेट में डालता हूं, मान लो 7/4/2021 डाली है। अब यहां पर आएगी इनवॉइस की डेट। अब इनवॉइस की डेट कितनी पुरानी हो सकती है, अब इनवॉइस की डेट आपकी कितनी पुरानी हो सकती है, तो मैं जाता हूं भैया गो बैक, मैं गो बैक करता हूं। तो ये है आपका यहां से ये डाला है हमने 7 अप्रैल ऐसे करके, एक सेकेंड, 7/4/2021 आगे घटना की डेट। तो इसके गो बैक अगर हम जाते हैं तो मेरे जो इनवॉइस की जो डेट होगी ना मालिक, वो 1 साल से ज्यादा पुराना इनवॉइस यहां पर नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए, मैं अप्रैल 2020 में यहां पर आ जाता हूं, क्या मैं यहां 6 अप्रैल 2020 को सेलेक्ट कर सकता हूं? द आंसर इज नो। पोर्टल भी चीख चीख कर कह रहा है कि आपका इनवॉइस जिसके आधार पर आप क्रेडिट बुक कर रहे हो वो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप क्रेडिट नहीं ले पाओगे, अगर है तो आप यहां क्रेडिट ले ही नहीं सकते, पोर्टल आपको अलाउ करेगा ही नहीं। तो ये 1 साल तक का हो सकता है। अगर वो 7/4/2021 है तो इनवॉइस डेट आपका 7/4/2020 से पुराना नहीं होना चाहिए, वरना पोर्टल इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहां टाइप ऑफ गुड्स आपको देने हैं, सेलेक्ट कीजिएगा। इनपुट था, कैपिटल गुड्स था, क्या था, क्योंकि यहां पर दोनों बात होती है। अगर आप ए और बी में सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर कैपिटल गुड्स की बात नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स आ जाएगा, यहां पर मेजरमेंट के यूनिट आएंगे, क्वांटिटी आएगी, वैल्यू आएगी, एडजस्ट आएगी। सेव करके ऐड कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा डीएससी से। अब रेगुलर बैच होता है यार, टाइम मेरे पास मौजूद तो करके दिखाता पूर्ण रूप से, लेकिन आइडिया पक्का मैंने आपको दे दिया है ऐसे करके। तो मालिक एक बात बताइए, आपको जब ये चीज इस तरह से लिंक करने को मिलती तो बात वास्तविकता में समझ में आती यार कि हमें क्या करना है। ऑफिस में जब पहुंचोगे और ये आप पोर्टल देखकर ना जाओ किसी करस्पॉन्डिंग पोर्टल क्या होता है तो घबरा जाओगे, यार मैं क्रेडिट कैसे बुक करके चलूं, कौन से फॉर्म में कहां पर लेके चलना है। ठीक है जी, तो ए बी के अंदर इनपुट का है, सी और डी के अंदर इनपुट एंड कैपिटल गुड्स दोनों का आता है। और यहां पर आपकी बात कर रहे हैं 18(2) के अंदर कि आपका जो इनवॉइस है वो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ऐसे करके। ठीक है जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं मालिक, आगे निकल के आता है भला आपका यहां पर 18(1)(3), ये है जी 18(1)(3). शान अलवर बाबू में अभी क्वेरी बीच में नहीं ले सकता, रिवीजन क्लास चल रही है मेरे बच्चा। तो यहां पर आकर 18(3) कहता है, 1(3) नहीं 18(3) कहता है कि देखिए अगर आप पूरे बिजनेस को ही बेच देते हैं तो क्या होगा, बिजनेस ही बेच दिया तो क्या होगा। तो पहली बात, जब एक पूरा का पूरा रनिंग बिजनेस बेच दिया जाता है तो वैसे वाले मामले में उसका जो क्लासिफिकेशन जाता है वो सर्विस में जाता है। उसके बाद ये सप्लाई भी बन जाती है, सारे कर्म पूरे हो जाते हैं। लेकिन जो एग्जम्पशंस पढ़ते हैं हम अपनी सर्विसेज की, तो वो एग्जम्पशन कैटेगरी में निकल जाता है। सेल ऑफ रनिंग बिजनेस इज इक्वल टू ए एग्जम्प्टेड सर्विसेज। तो इस पर जीएसटी तो नहीं आएगा। अगर किसी व्यक्ति ने 10 करोड़ में अपनी दुकान बेच दी है तो 10 करोड़ रुपए के ऊपर तो जीएसटी आने वाला नहीं है मालिक। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी कि जिस व्यक्ति ने बेचा है उसका परमानेंट अकाउंट नंबर अलग है और जिसने खरीदा है उसका पैन अलग है, और जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो पैन बेस्ड होता है। दैट्स व्हाई द ओल्ड पर्सन विल सरेंडर हिज सर्टिफिकेट एंड द न्यू पर्सन विल, नए व्यक्ति को उसके साथ शादी करनी होगी, नया व्यक्ति जो है उस पर अपना नया रजिस्ट्रेशन लेगा। अब रजिस्ट्रेशन से लिंक होते हैं आपके तीनों प्रकार के लेजर, चाहे वो ई कैश लेजर हो, चाहे आपका ई क्रेडिट लेजर हो, कोई से भी लेजर की बात करो आपके इसी से लिंक वो मालिक यहां पर होते हैं। तो यहां आ जाते हैं आपके सारे के सारे जो लेजर्स हैं वो यहां पर आपके मालिक आते हैं। ठीक है सर जी, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं, ये रहे आपके सारे के सारे लेजर। तो ई कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, किस लेजर में क्या है वो हर एक का अपना अलग अलग होता है। जैसे मेरा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है यहां पर, ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर, इस रजिस्ट्रेशन नंबर में इस समय ई कैश लेजर में 443 रुपीज का बैलेंस पड़ा हुआ है। तो ऐसे ही अलग अलग लेजर्स के अंदर अलग अलग लायबिलिटी होती है। तो अब चूंकि रजिस्ट्रेशन चेंज होगा तो इस बंदे के जिसने अपना ये बिजनेस बेचा है, इसके जो भाई साहब वो पड़ा हुआ था, क्या बोलते हैं इसमें, जो वो था ना, क्या बोलते हैं, ई क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस था वो सामने वाले के
ई क्रेडिट लेजर में कैसे पहुंचेगा। किताबों में तो आपस में एंट्री कर ली बिजनेस बेचने पर, लेकिन ये वहां तक कैसे पहुंचेगा, ये दिक्कत वाला काम यहां पर हो जाता है। आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन? द आंसर इज यस सर। वो कैसे पहुंचेगा? तो उसके लिए क्या करना होता है कि जो सप्लायर आदमी होगा ना, ये वाला जो बंदा होगा, ये पोर्टल पे जाएगा, सर्विसेज में जाएगा, वहां पर जाकर ये किस में जाएगा, रिटर्न्स के अंदर जाएगा, रिटर्न्स में जाकर आईटीसी फॉर्म पे जाएगा और आईटीसी फॉर्म के अंदर जाकर फॉर्म खुलेगा आईटीसी 02 प्रीपेयर ऑनलाइन। प्रीपेयर ऑनलाइन क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ सेल हो, मर्जर हो, डीमर्जर हो, अमेलगमेशन हो। अगर आपने बिजनेस के साथ में ऐसा ट्रीटमेंट किया है तो वहां पर जाकर जिस व्यक्ति के नाम पर जितना पैसा आपको ट्रांसफर करना है, जस्ट लाइक पेटीएम ट्रांसफर, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, वैसे करके जितना भी आपको ट्रांसफर करना है ये फॉर्म भरिए, सेव कीजिए और अपना जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है जैसे सेव करोगे फिर उसके बाद ये आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। डीएससी लगाइए, डीएससी नहीं है तो ईवीसी आएगा। ईवीसी होता है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, यानी कि ओटीपी। ओटीपी आएगा, उसके माध्यम से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपके ई क्रेडिट लेजर से चीजें उठकर, बैलेंस उठकर सामने वाले के ई क्रेडिट लेजर के अंदर वो ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे? यस सर, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। जी, तो ये सारी बात यहां पर आ जाती है आपकी। मिस्टर एक्स गोइंग कंसर्न, इन्होंने इसको वाई को बेच दिया है, तो जो भी इसके ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस था वो आगे वाले के ई क्रेडिट लेजर के अंदर यहां पर पहुंचा दिया जाएगा मालिक। ठीक है? यस सर। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और फिर आता है आपका यहां पर 18(4) करके यहां पर आ जाता है मेरे बच्चा। 18(4) में क्या है? 18(4) में ये कहता है, 18(4) में ये कहता है मालिक कि देखो, आज आपने कोई भी कैपिटल गुड्स परचेज किया, मतलब अपोजिट होने वाला है, मतलब लाइक रंगीन दुनिया से ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ के अंदर आप शिफ्ट होने के लिए जा रहे हो। रंगीन से ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ में आप शिफ्ट होने के लिए जा रहे हो। लाइक शुरू में आप एक रेगुलर स्कीम का पार्ट थे, या कहिए कि आप लाइक नॉन एग्जेम्प्टेड में डील किया करते थे, राइट? यस सर। लेकिन अब कुछ ऐसी घटना घटित हुई कि या तो आप कॉम्पोजिशन में आ गए या आपकी सप्लाई एग्जेम्प्टेड हो गई। मतलब पहले आप क्रेडिट ले पाते थे बट अब आप नहीं ले सकते। तो जो भी बचा कुचा स्टॉक आपका होगा, ईदर ऑफ इनपुट और ऑफ कैपिटल गुड्स, उसके संबंध में जो ऑलरेडी क्रेडिट ले चुके, वो तो खा चुके क्रेडिट, तो आप ले चुके थे, लेकिन अब वो आगे ऐसे फेज में जा रहा है, गांव में जा रहा है। अब मर्सिडीज या ऑडी गांव में थोड़ा चलेगी यार, शहरों में चलती है, गांव में थोड़ा चलेगी वो। अब वो अगर वहां पर जा रहा है, जो भी स्टॉक जा रहा है, तो उसकी जब सप्लाई अगले वाले फेज में की जाएगी तो वहां तो आउटपुट जीएसटी उसको ना देना पड़ेगा, और जब आउटपुट जीएसटी नहीं देना है तो क्या करस्पॉन्डिंग आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा? द आंसर इज नो। और जब करस्पॉन्डिंग आईटीसी अवेलेबल आपको होना नहीं है तो क्या करोगे? तो सर जितना भी उसका करस्पॉन्डिंग आईटीसी बनता था वो हमें यहां पर रिवर्स करना पड़ जाएगा। रिवर्स करने का मतलब आउटपुट लायबिलिटी के अंदर उतना पैसा ऐड करना पड़ जाएगा। तो पहले 1 2 3 में क्या देख रहे थे? जो भी बचा कुचा है उतना क्रेडिट ले रहे थे। अभी उल्टा होने पर क्या? जो भी बचा कुचा माल था उससे कनेक्टेड जो मेरा क्रेडिट बनता है उतना मुझे रिवर्सल करना पड़ रहा है, या ऐसे कहिए उतना अमाउंट मेरी आउटपुट लायबिलिटी में ऐड करना पड़ रहा है। वही यहां पर बात कही जाती है। लेकिन ध्यान रखना, सेक्शन 18(1)(2)(3) पढ़ते समय जब मुझे प्रपोर्शन करना होता है तो मुझे मदद लेनी होगी क्वार्टर प्रपोर्शनेट की, 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। लेकिन जब आप बात करेंगे 18(4), 5 और 6 की, तो यहां पर प्रपोर्शन रखिएगा मंथली प्रपोर्शन, कि जितने महीने आपने इस्तेमाल कर लिया उतना छोड़ दीजिए, बाकी के बाद में आप जो भी ट्रीटमेंट है वो आप यहां पर कर सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है? तो इनपुट और कैपिटल गुड्स दोनों के ऊपर लागू किया जाता है। 18(5) नॉट रेलिवेंट और 18(6) की बात करते हैं। 18(6) ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपने कोई भी कैपिटल गुड्स परचेज किया था, मैं आईपैड लेकर आता हूं, साल, 1.5 साल, 2 साल बाद मैं इसे बेच देता हूं, तो क्या मेरे पास पूरा का पूरा क्रेडिट रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? क्योंकि मैंने अपना वादा पूरा नहीं निभाया तो पूरा क्रेडिट मेरे पास में नहीं रहना चाहिए।
मुझे प्रपोर्शनेट एक डिसअलाउ करना ही पड़ेगा। बची कुची लाइफ के संबंध में जो इसका क्रेडिट बनता था वो सब रखने का अधिकार मुझे बिल्कुल भी नहीं पहुंचता है। तो पहले तो मैं वो निकाल लूंगा जो भी इसकी बची कुची लाइफ का था, जो बचे महीनों का क्रेडिट था वो निकाल के यहां पे रख लूंगा। साथ में दूसरे एंगल से भी नब्ज को पकड़ के चलेंगे कि आउटपुट में जितने का मैंने बेचा है उस वैल्यू के ऊपर भी तो जीएसटी आ जाएगा ना, बिकॉज इट्स ए परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, इट्स ए सप्लाई बेसिकली, और उस पर आउटपुट जीएसटी भी बन जाएगा। इधर आईटीसी भी रिवर्स हो रहा है, उधर आउटपुट जीएसटी भी बन रहा है। ये तो दोहरी मार पड़ गई यार। अब इसमें क्या करके चलें? यहां से भी रिवर्सल करो और वहां भी जीएसटी भर के चलो। तो लॉमिकन ने कहा कि ये जो आपका आईटीसी रिवर्सल का अमाउंट है, या ये कहिए कि आउटपुट जीएसटी में लायबिलिटी में ऐड करना, ये वाला पैसा और आपका आउटपुट जीएसटी, इन दोनों में जोन सा भी अधिक है ना, उतना अमाउंट आपके ई लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर जाकर अपडेट करवा दिया जाएगा, ऐसे करके। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वन टाइम इन नेचर होती हैं, लाइक रिफ्रैक्टरी, जिग्स, फिक्चर्स, मोल्ड्स, डाइज एटसेट्रा, जो एक बार प्रोसेस में डाल दिए जाते हैं तो वो 100% डीम टू बी कंज्यूम्ड कंसिडर किए जाते हैं। तो अगर ऐसी वाली बात है तो उनके ऊपर फॉर्मूला नंबर 1 नहीं लगाया जाएगा, उनके संबंध में कोई आईटीसी का रिवर्सल नहीं होगा। लेकिन हां, अगर हमें उन्हें थोड़े बहुत कंसीडरेशन लेकर बेच बाच दिया है तो उस कंसीडरेशन पर जो आउटपुट जीएसटी बनता होगा वो जरूर हमें पे करना पड़ जाएगा, अदरवाइज उसके ऊपर फॉर्मूला नंबर 1 नहीं लगाया जाएगा। ठीक सर जी। तो ऐसे करके हमारी बात आती है। एक विशेष बात मैं आपको और बता दूं, यहां जो 18(6) पढ़ रहे हैं इसमें भ्रांतियां हैं। कहीं पर ये फॉर्मूला 1 लगाने के लिए क्वार्टरली प्रपोर्शनेट किया जाता है और कहीं कहीं इसे मंथली प्रपोर्शनेट किया जाता है। दोनों ही सही है। सी इंस्टीट्यूट ने दोनों को एक्सेप्ट कर रखा है कि भैया एग्जाम में तो मंथली प्रपोर्शनेट करना या क्वार्टरली करना, हम दोनों को मान के चलेंगे, जो मर्जी कर लेना। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं आप मंथली लेकर चलना, क्योंकि इससे मेरा एक यूनिफॉर्म फॉर्मूला तैयार होता है कि जब मैं 18(1)(2)(3) की बात कर रहा होता हूं तो वहां पर हमसे बोला जाता है कि क्वार्टरली प्रपोर्शनेट करो, और जब भी मुझे 18(4), 5 और 6 की बात करनी होंगी तो वहां पर हम अपनी मंथली प्रपोर्शन जैसी बातें करके चलेंगे। तो आप यहां पर मंथली ही लेकर चलना, राइट। दोनों ही ठीक है, हालांकि क्वार्टरली भी ठीक है, मंथली, लेकिन एक लेके चलते हैं ना, क्यों कंफ्यूजन पालते हैं। मंथली आप इसे यहां पर लेकर चलेंगे, राइट। यस सर। तो इस प्रकार से आपका सेक्शन नंबर 18 यहां पर आकर मालिक कंप्लीट हो जाता है। इज इट ओके? यस सर। पहले बताओ अगर यहां तक ओके है तो हम आगे बढ़ते हैं मालिक। अगर यहां तक ओके है तो बढ़ते हैं आगे। सीए इंटर का रिवीजन वीडियो। सीए इंटर का कोई नया थोड़ी ना आ रहा है यार, ये इंटर 3 सेक्शन सी इंटरमीडिएट में भी लगते हैं, 16, 17 और 18 करके, ठीक है। चलो अब मैं मूव करता हूं अपने अगले सेक्शन, सेक्शन नंबर 17 की तरफ। आर यू रेडी फॉर द सेम? ओ यस। सेक्शन नंबर 17। ब्रेक लोगे 5 मिनट का? बोलो। वुड यू लाइक टू हैव ब्रेक फॉर 5 मिनट्स? लेना चाहो तो ले लो, तुम्हारी मर्जी है। सेक्शन नंबर 17। सेक्शन 17(5) क्वेरी नहीं, अभी क्वेरी में लग जाऊंगा तो भाई साहब क्वेरी होंगी फिर तो। यहां पे अभी बाबू रिवीजन कराने दो पहले मुझे। चलो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और सिर्फ 5 मिनट का, ओके। 5 मिनट के कितने हो रहे हैं? 154। शार्प 2 PM हम मिल रहे हैं। मैं लाइव ही रहूंगा, मैं ब्रेक की स्लाइड लगा रहा हूं, और 5 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं मालिक, ठीक है।
हाँ बच्चा आजा, आ गए। अब ब्रेक क्यों लेना पड़ता है 1 घंटे में? इसलिए कि बोलते बोलते ना कहीं गति तेज हो जाती है। अब 5 मिनट के ब्रेक से ठहराव आता है और आराम से तसल्ली से बात करते हैं। इसके लिए हम सेक्शन नंबर 17 के 6 सब सेक्शन है, 1 2 3 4 5 6। 5 और 6 के अंदर हम लोग बात करते हैं ब्लॉक्ड क्रेडिट की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन। एग्जाम में सेक्शन 17 से आएगा ही आएगा, लिख कर ले लो आप मुझसे, इस सेक्शन में से आएगा ही आएगा। ब्लॉक्ड क्रेडिट की इसमें बात कर रहे हैं और जो बाकी बचे हुए सेक्शन हैं 1 2 3 4, उनमें बात की जाती है आपके लिए कि भाई अगर मान लीजिए कुछ एग्जेम्प्टेड में कुछ नॉन एग्जेम्प्टेड में लगाया जाए तो कैसे प्रपोर्शनेट करोगे, या फिर कुछ टैक्सेबल में लगाया जाए कुछ नॉन टैक्सेबल में लगाया जाए तो प्रपोर्शनेट कैसे करके चलोगे। उन तमाम बातों पर इसकी चर्चा करी जाती है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आपके सामने आ रहा है ब्लॉक्ड क्रेडिट और इसमें बात करते हैं पैसेंजर मोटर व्हीकल की। तो पैसेंजर मोटर व्हीकल में सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करी जा रही है उन पैसेंजर मोटर व्हीकल की जिसकी कैपेसिटी 13 या उससे कम की है, यानी कि बस या मिनी बस, बस नहीं मिनी बस कह सकते हो, मिनी बस भी नहीं कहोगे आप, कार कहोगे बेसिकली इसे। मतलब आपको यह ध्यान रखना 13 पर्सन या कम की बात कर रहे हैं, कारों की बात कर रहे हैं। क्या यहां बस के लिए कोई भी डिनाई कर रखा है? द आंसर इज नो। अगर कोई व्यक्ति बस खरीदता है और बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो उसका क्रेडिट डेफिनेटली अवेलेबल यहां पर होकर रहेगा। इसको पढ़ने से पहले, सेक्शन 17(5) को पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ थंब रूल भी हैं, इनको ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है। जैसे मान लीजिए नॉर्मली क्या होता है कि अगर गुड़ दे दिया है तो गन्ना भी दे देंगे। गन्ने से गुड़ बनता है, बहुत ढेर सारे गन्ने को प्रोसेस करके इतना सा गुड़ बनता है। अगर कोई व्यक्ति गुड़ देने की कैपेसिटी रखता है तो क्या वो गन्ने के लिए मना करेगा? द आंसर इज नो। दूसरा, अगर गन्ना भी नहीं दिया है तो गुड़ भी नहीं दिया जाएगा, या तो ये है तो ये भी होगा, ये नहीं तो ये भी नहीं होगा। लेकिन कुछ सर्कमस्टांस ऐसे भी आएंगे कि जहां पर गुड़ तो दे दिया जाए, सॉरी गुड़ तो नहीं दिया जाएगा लेकिन गन्ना जरूर दे देंगे। वो सारी सिचुएशंस बताऊंगा कहां कैसे निकल के आएगा। एक और थंब रूल आता है जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। मतलब कि नॉर्मली कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे रेस्टोरेंट की सर्विस हो गई, नॉर्मली इसका क्रेडिट डिनाई किया जाता है, लेकिन अगर लेने वाला रेसिपिएंट खुद सिमिलर बिजनेस में एंगेज्ड हो, जैसी सर्विस वो ले रहा है वैसे ही आगे सप्लाई दे रहा हो, तो उन व्यक्तियों को एक्सेप्शनली वहां पर क्रेडिट अवेलेबल हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद एक और आता है लीगल रिक्वायरमेंट। नॉर्मली अगर किसी चीज का क्रेडिट डिसअलाउ कर रखा है लेकिन वो किसी और लॉ के तहत लीगल रिक्वायरमेंट है तो वहां पर उसका क्रेडिट अलाउ करवा दिया जाता है। बात करेंगे हम यहां पर आगे चलकर आपसे 1 बाय 1 तमाम चीजों की। तो सबसे पहले बोला है कि कारों का क्रेडिट अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, प्रोवाइज सीए है, और ये अपने बिजनेस पर्पस के लिए कोई कार खरीदती है तो कार का क्रेडिट इसे अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। क्योंकि अगर कंपनीज को कारों का क्रेडिट अवेलेबल करवा देते तो मैं बताऊं, मुझे पर्सनली कारों का बड़ा शौक है, मेरे पास 1 नहीं 2 नहीं 5 कारें हैं, तो मैं तमाम कारों को कंपनी के नाम पर ही खरीदता और बिना बात का अनयूजुअल क्रेडिट में ले जाता। और ये ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या मैं अपनी 5 कारों को अपने बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं या नहीं कर रहा। फिर तो अगर मेरे पड़ोसी को भी कार खरीदनी होती तो मैं उसको बोलता कि तू मेरी कंपनी के नाम पर ले, जिससे कि मेरी कंपनी को क्रेडिट मिल जाएगा और जितना बेनिफिट मुझे होगा उस बेनिफिट को हम आपस में डिवाइड कर लेंगे, बांट लेंगे, कुछ फायदा तुझे भी होगा कुछ फायदा मुझे होगा और हम चूना लगा देंगे सरकार को मिलाकर, ऐसे करके। तो इसके लिए कारों का क्रेडिट नॉर्मली डिसअलाउ कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि मेरी कार का तो मुझे क्रेडिट नहीं मिला,
लेकिन कार रखूंगा तो उसे पालने के लिए कुछ मुझे रिपेयर मेंटेनेंस है, सर्विसिंग है, स्पेयर पार्ट्स है, एटसेट्रा है, ये सब भी भविष्य में खरीदने होंगे, लेने होंगे। क्या इनका क्रेडिट मिलेगा? भाई साहब, जब गुड़ का ही क्रेडिट नहीं दिया, कार का ही क्रेडिट नहीं दिया गया, तो कार से जुड़ी हुई जो सप्लाईज हैं, चाहे रिपेयर मेंटेनेंस की हो, इंश्योरेंस की हो, स्पेयर पार्ट्स एटसेट्रा हो, क्या उनका क्रेडिट मिलेगा? द आंसर इज नो। जहां गुड़ नहीं दिया गया है वहां पर गन्ना भी नहीं दिया जाएगा, ऐसे करके यहां पर बोल दिया जाता है। लेकिन कुछ मामलों के अंदर यह बताया जाता है मेरे बच्चा, मेरे कबूतर, कि कुछ व्यक्तियों के लिए जो कार है वो बैकबोन का काम करती है, और जिन बिजनेस के लिए बैकबोन का काम करती है उनको एक्सेप्शनली हम क्रेडिट अलाउ कर देंगे। इसमें आता है आपका एसटीडी। एस का मतलब है कि अगर आप कारों की फर्दर सप्लाई का बिजनेस करते हैं, मैंने कार खरीदी और आगे कार को बेचता हूं या किराए पर देता हूं या कोई और एक्टिविटीज करता हूं, तो मुझे कार का यहां पर क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। टी का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के बिजनेस में एंगेज्ड हूं, टूर एंड ट्रेवल एजेंसी में चलाता हूं, तो कार मेरे बिजनेस के लिए बैकबोन है, उसके बिना मेरा बिजनेस नहीं चल सकता है, तो मुझे उसका क्रेडिट यहां पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अगला है यहां पर डी। ड्राइविंग स्कूल जो चलाते हैं उनका बिजनेस मोटर कार पर ही टिका हुआ होता है, कार पर ही टिका हुआ होता है, इसलिए उनको भी कार का क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया जाता है। जब कार का क्रेडिट मिल गया है तो कार से जुड़ी हुई जो अन्य चीजें होती, लाइक इंश्योरेंस की सर्विस ली है, रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस ली है, तो क्या उनका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? जब पूरी की पूरी कार का क्रेडिट दे दिया, जब पूरा का पूरा गुड़ दे दिया, तो गन्ना देने में भला क्या शर्म आ रही है? तो यानी कि इन व्यक्तियों को कार से जुड़ी हुई सर्विसेज का, इनवर्ड सप्लाई का भी क्रेडिट अवेलेबल यहां पे करवा दिया जाता है। पहले बताइए बात पकड़ में आई या नहीं आई मालिक? प्लीज टेल मी, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। अगले हेड में बात करते हैं एयरक्राफ्ट की और पानी के जहाजों की। जहाज की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, किसकी बात कर रहे हैं? जहाजों की बात कर रहे हैं। यहां पर क्या हमने कोई ट्रक की बात करी है? ट्रक की बात नहीं हुई। ट्रक हमारा ब्लॉक्ड क्रेडिट श्रेणी में नहीं आता है। इसका मतलब ट्रकों का क्रेडिट हमें नॉर्मल तरीके से अलाउ हो जाएगा अगर हम उसे बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो रिस्ट्रिक्शन है, जो कांटा लगा हुआ है, वो कारों पर और जहाजों पर लगा हुआ है। बाकी किसी और मोटर व्हीकल पे इस तरह से ब्लॉक्ड क्रेडिट की बात नहीं करी गई है, तो उनका क्रेडिट नॉर्मल तरीके से अलाउ होगा, बशर्ते कि वो बाकी सारी कंडीशंस क्रेडिट बुक करने की पूरी करते हों। तो यहां पर बोलते हैं कि नॉर्मली जहाजों का क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा, चाहे वो इंडियन नेवी का जहाज है, चाहे एयरफोर्स का, चाहे अंबानी जी ने अपने लिए जहाज खरीद रखा है, भाई साहब, उनका क्रेडिट उनको अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। यहां तक कि उनका जो रिपेयर मेंटेनेंस है उसका भी क्रेडिट अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा, ऐसे करके बोलते थे। लेकिन कुछ लोगों के लिए जहाज जो हैं ये बैकबोन का काम करते हैं इनके बिजनेस के लिए, तो जिनके लिए ये बैकबोन है उनको इसका क्रेडिट अवेलेबल यहां पे करवा दिया जाएगा। जैसे मान के चलिएगा आप फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल, मतलब जहाजों के आप फर्दर सप्लाई में एंगेज्ड हैं, आपका बिजनेस ही इस चीज का है, तो यहां आपको क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। मैं जहाज खरीदता हूं, आगे बेचता हूं या फिर आगे किराए पर देता हूं, तो मेरा बिजनेस ही इस चीज का है, तो मुझे इसका क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। टी का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की अगर मैं सर्विस देता हूं, मैं एयर इंडिया हूं, जहाज खरीदा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस दे रहा हूं, तो एयर इंडिया को यहां पर क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी बात ये कि पीछे जो बात कर रहे थे, ये बात थी पैसेंजर मोटर व्हीकल की, सिर्फ यहां गुड्स की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जो जहाज हैं, चाहे वो आपका गुड्स के लिए इस्तेमाल होने वाला जहाज हो, चाहे वो पैसेंजर के लिए होने वाला हो, दोनों की बातें करी जा रही हैं। तो यहां पर अगर मैं जहाजों का इस्तेमाल अपने गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए करता हूं, तो भी मुझे इसका क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा, ऐसे करके। फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर मेरा ये गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो, दोनों में ये अवेलेबल हो जाएगा। अब मान के चलिए लाइक कोई एक जहाजों की ट्रेनिंग देते हैं, कोई नेविगेशन के लिए, जैसे मान लीजिए एक इंस्टीट्यूट है जो कि जहाज उड़ाना सिखाते हैं, और उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट के लिए एक जहाज खरीद रखा, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो हवाई जहाज हो, उसके लिए इसका जो जहाज है वो इसके लिए एक बैकबोन का काम करता है, इसलिए उसका भी यहां पर क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। यहां पर एक लाइन एक्स्ट्रा एडेड है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, क्योंकि जहाज दोनों कैटेगरीज में आ रहे हैं, चाहे वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में हो चाहे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में हो, दोनों में आ रहे हैं। लेकिन पिछले वाले केस के अंदर सिर्फ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की ही बात हम करके चल रहे थे। सर आप चाबुक लग रहे हो, ये चाबुक क्या होता है भाई? भाई चाबुक पहले बताइए, ये कंप्लेंट है या कॉम्प्लीमेंट है, ये तो बता मुझे राजा हिंदुस्तानी। चाबुक
चलिए जी, उसके बाद में आगे बात करते हैं मालिक कि जहाजों का ऑब्वियस सी बात है, अगर जहाजों का हमें क्रेडिट मिल रहा है तो उसके कनेक्टेड जो भी यहां पर हमारी इसके संबंध में रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस की जो सर्विसेज होंगी उनका भी हमें यहां पर क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ऐसे करके। ठीक है जी, ओके सर। आगे एक बात और निकल कर आती है, ये वाले जो जहाज थे जिनका क्रेडिट हमें अवेलेबल नहीं हुआ था, अंबानी जी को जहाज का क्रेडिट नहीं मिला, तो जहाज का जो इंश्योरेंस होगा, रिपेयर मेंटेनेंस होगा, क्या उसका क्रेडिट मिल जाएगा? सर गुड़ ही नहीं मिला तो गन्ना की भी उम्मीद मत करिएगा। लेकिन इस बात के दो एक्सेप्शन हैं। दो एक्सेप्शन में एक आता है टाटा और एक आता है अंबानी का एक्सेप्शन। अब टाटा मतलब जैसे कि भाई ये कार मैन्युफैक्चर करते हैं, कार इनके लिए स्टॉक के रूप में होती हैं और इन्होंने अपने स्टॉक का इंश्योरेंस ले रखा है। नॉर्मली कारों का क्रेडिट उनको, नॉर्मली ये जो इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, कारों का जो इंश्योरेंस का क्रेडिट है ये उनको मिलता है जिनके लिए कार कैपिटल गुड्स के रूप में होती हैं, जिनको ये क्रेडिट कारों का भी मिल जाता है। लेकिन टाटा वालों के लिए तो ये स्टॉक है, तो इसके लिए तो कार का क्रेडिट मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि क्रेडिट तो उस चीज का मिलता है जो हमारी इनवर्ड सप्लाई होती है। तो कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो कारों का तो क्रेडिट बुक करने की बात ही नहीं आएगी, लेकिन कारों का जो इंश्योरेंस करवा रखा है उसका क्रेडिट मिलेगा। द आंसर इज यस। ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनी के संबंध में, इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो कारों का इंश्योरेंस करती है, प्रीमियम उसका मुख्य एक्सपेंडिचर होता है और जो क्लेम्स देने पड़ते हैं रिपेयर मेंटेनेंस के वो इनका मुख्य खर्चा यहां पर होता है। तो रेवेन्यू पर जब इनका जीएसटी जा रहा है तो खर्चे पर भी इनको क्रेडिट मिल जाना चाहिए। नॉर्मली कारों के इंश्योरेंस का, रिपेयर मेंटेनेंस एटसेट्रा का क्रेडिट उन्हीं को मिलता है जिनको कारों का क्रेडिट मिला हुआ हो, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का इस कार के क्रेडिट से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि कार किसी और की है। बट एक्सेप्शनली इनको इसका यहां पर जो रिपेयर मेंटेनेंस का बिल है इसका क्रेडिट यहां पर अवेलेबल हो जाएगा। तो अंबानी मतलब इंश्योरेंस कंपनी और टाटा मतलब कार मैन्युफैक्चरर। टाटा अंबानी को गन्ना मिल जाएगा, भले ही गुड़ इनके पास में ना हो, भले ही गुड़ ना मिला हो, बट इनको यहां पर गन्ना जरूर दे दिया जाएगा। यही चीज मैं आपको यहां पर समझा रहा था पीछे कि या तो गुड़ मिला है तो गन्ना भी मिलेगा, गुड़ नहीं तो गन्ना भी नहीं। लेकिन टाटा अंबानी के केस में गुड़ तो नहीं है, कार का तो क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो सर्विसेज हैं उनका क्रेडिट इनको यहां पर अवेलेबल करवा दिया जाता है। ठीक है सर जी। ओके मालिक, आगे बढ़ते हैं प्रभु जी। इसके बाद में फिर आती हैं आपकी पर्सनलाइज्ड लेवल की कुछ एक सर्विसेज यहां पर आ जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए फूड एंड बेवरेजेस हो गई, आउटडोर केटरिंग की सर्विस हो गई, लाइक खाओ पियो ऐश करो मित्रों, और आपके ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस हो गई, हेल्थ की हो गई, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी हो गई, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। इन सभी में कॉमन क्या है? ये व्यक्तिगत सर्विसेज हैं, मतलब इनका जो रियल कंजम्पशन करने वाला है वो एक इंडिविजुअल होता है। अब ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस कोई कंपनी तो नहीं होती ना, कंपनी का तो ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं होता ना, फेशियल मसाज तो एक इंसान का ही होगा ना, तो ये इंसानों से जुड़ी हुई सर्विसेज हैं। तो यहां पर लॉमेकर कहता है कि भैया ये तो व्यक्तिगत नेचर की हैं, डायरेक्टर एम्प्लॉय वगैरह ये सब मौज कर रहे हैं, तो कंपनी को हम इसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं करवा के देंगे। नो मीन्स नो, क्रेडिट के लिए डिसअलाउ कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट काम करेगा आपको जैसे को तैसा। जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट की या फूड बेवरेजेस की सर्विसेज का जो क्रेडिट है वो नॉर्मली डिसअलाउ किया जाता है, लेकिन अगर ये सर्विस लेने वाला खुद एक रेस्टोरेंट हो, एक सागर रत्ना रेस्टोरेंट है और वो फूड सप्लाई कर रहा है प्रोवाइड से एक कंपनी को, तो कंपनी को तो इसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर डे पर ज्यादा डिमांड आ जाती है और सागर रत्ना कुछ खाना मंगवाता है वेज इंडिया से, तो ये भी एक रेस्टोरेंट है, यहां से खाना मंगवाता है, तो जो खाना एक सिमिलर बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर सप्लाई किया गया है वहां पर सागर रत्ना को इसका क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। दूसरा, इंसानों का जो इंश्योरेंस यहां पे करवाया जाता है उस इंश्योरेंस का क्रेडिट नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता, लेकिन अगर मान लीजिए केस हो आपका री इंश्योरेंस का, जैसे मान के चलिए अगर डायरेक्टर है प्रोवाइस का, एलआईसी का इंश्योरेंस उन्होंने ले रखा है बिलिंग कंपनी के नाम पर थी, तो कंपनी को इसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन एलआईसी अगर कुछ पार्ट री इंश्योरेंस कर देती किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को, तो निश्चित तौर पर दूसरी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी से प्रीमियम चार्ज करेगी, तो उस पर एलआईसी को यहां पर क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया
जाएगा। इज इट ओके मालिक? अगर हां तो प्लीज मुझे जवाब दीजिएगा, उसके बाद फिर हम चर्चा को और आगे अपना विस्तार से बढ़ाकर चलते हैं। सर ये इंटर वाले भी देख सकते हैं? हाँ बाबू, 3 सेक्शन 16, 17, 18 ये इंटर वालों के लिए भी हैं और उन दोनों के लिए, फाइनल इंटर दोनों के लिए तीनों सेक्शन समान रूप से एप्लीकेबल होते हैं। तो ये इंटर फाइनल दोनों देख रहे हैं। उसके बाद हमारी यहां पर बात हो जाती है और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। लाइक लीगल रिक्वायरमेंट की यहां पर बात आ रही होती है। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान के चलिएगा कि कुछ एक सर्विसेज हैं, लाइक हम बात कर रहे थे, ट्रैवलिंग की बात कर रहे थे, ट्रैवल बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय। नॉर्मली इसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं करवाया जाता है, लेकिन अदरवाइज लॉ के द्वारा ये एक नियम बना हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई लेडी एम्प्लॉय है और रात के 11 बजे के बाद पिक या ड्रॉप, मतलब उनका नाइट शिफ्ट में ड्यूटीज है, तो उसके लिए एम्प्लॉयर को एक कैब करके देना मैंडेटरी होता है। तो वैसे वाले मामले के अंदर चूंकि अदरवाइज लॉ की रिक्वायरमेंट है और अगर यहां पर जीएसटी वाले क्रेडिट नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं ये दूसरे लॉ का अपमान कर रहे हैं कि वो तो कह रहा कि नहीं करवाना जरूरी है और तुम कह रहे हो नहीं ऐसी की तैसी हम क्रेडिट भी नहीं देंगे, मतलब हम मानते नहीं इसको। तो इसलिए कहा गया कि अगर किसी अदरवाइज लॉ की रिक्वायरमेंट में आता है तो यहां पर क्रेडिट मिल जाएगा। दूसरा एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस एम्प्लॉय के लिए ले रखा है, उसका कंपनी को क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन कुछ केमिकल फैक्ट्रीज हैं जहां पर हेल्थ इंश्योरेंस लेना एम्प्लॉयर को मैंडेटरी होता है जस्ट बिकॉज ऑफ अदरवाइज लॉ। तो वहां पर उनको अदरवाइज लॉ की लीगल रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर उनको इसका क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो यह था आपका अगला वाला थंब रूल, जहां पर मैं आपसे बात कर रहा था कि नॉर्मली तो कुछ सर्विसेज का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो किसी अदरवाइज लॉ की लीगल रिक्वायरमेंट में आता है तो यहां पर क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया जाएगा ऐसे करके। यस यस सर, रेनू अग्रवाल, यस सर, मैं जानता हूं कि आप ये चाहते हो कि आप हमारा नाम ले लो सर जी। हाँ जी, बहुत खूब खा सर जी। अरे हम तो ऐसे कहते हैं, हमारे साथ रहोगे तो ऐसे ऐश करोगे। हाँ जी। उसके बाद में बात आती है और आगे की तरफ, आगे क्या है, आगे चलिए आगे बात करते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की। अभी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मालिक होता क्या है वो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं। जहां पर गुड्स और सर्विसेज, जल ग्रहण कर लें जरा। जहां पर आपकी गुड्स और सर्विसेज इकट्ठी वैल्यू पर सप्लाई किए जाते हैं एंड रिजल्टेंट प्रॉपर्टी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि बिल्डिंग बनाने का ठेका, पुल बनाने का ठेका, रोड बनाने का ठेका, पाइपलाइन बिछाने का ठेका, ये सभी के सभी आपके वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का क्रेडिट रेसिपिएंट को अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन इसके 2 एक्सेप्शंस हैं बेसिकली। एक, जैसे को तैसा, यानी कि मैं एक खुद वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हूं, माई आउटवर्ड सप्लाई इज ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, और अगर मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस लेता भी हूं, मान लीजिए मैंने कोई बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ लिया, टाइम से कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो मैंने कुछ पार्ट सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और एक दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहा हूं, देन आगे दे रहा हूं, तो मुझे इसका क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। दूसरी एक और बात, मान के चलिए मैं मेरी फैक्ट्री के लिए एक मशीनरी लेकर आता हूं, मशीनरी का मुझे क्रेडिट मिलेगा, यस मिलेगा। उस मशीनरी को इंस्टॉल या इरेक्ट करवाने के लिए सीमेंट कंक्रीट का एक फाउंडेशन मैंने तैयार करवाया और उसके लिए मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे काम करवाया, सीमेंट वगैरह लेबर वगैरह सब उस कॉन्ट्रैक्टर का ही था, उसने फाउंडेशन तैयार कर दिया। इस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस का मुझे क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैं कैपिटल गुड्स मशीनरी का तो क्रेडिट दे रहा हूं, लेकिन मशीनरी के संबंध में जो इंस्टॉलेशन के लिए मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली उसका क्रेडिट ना मिले, ये तो गजब हो जाएगा साहब। तो इसलिए कहा कि अगर गुड़ दे दिया है, मशीनरी तक का क्रेडिट दे दिया, तो उससे कनेक्टेड जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली है उसका क्रेडिट क्यों नहीं दे रहे हो? तो अगर गुड़ दे दिया है तो गन्ना भी दे दिया जाएगा। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के हुए 2 एक्सेप्शन, एक अगर ये कैपिटल गुड्स के संबंध में है और दूसरा जैसे को तैसा के संबंध में है तो क्रेडिट मिल जाएगा, अदरवाइज आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। याद रखना सिर्फ 2 चीजों के संबंध में एक्सेप्शन है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का, एक कैपिटल गुड्स और दूसरा हो गया आपका यहां पर जैसे को तैसा के संबंध में। व्हाट अबाउट बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन? अगर मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस को खोल देता हूं तो इसमें 2 एलिमेंट निकलते हैं, एक बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट, सरिया एटसेट्रा ये सब निकलता है, और दूसरा इसमें लेबर कंपोनेंट यानी कंस्ट्रक्शन सर्विस निकल के आती है। तो जो ट्रीटमेंट बेसिकली वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को दिया गया वैसा ही ट्रीटमेंट यहां पर भी दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि नॉर्मली बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन सर्विस का क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता है। मेरा अपना ऑफिस है, ऑफिस में एक कमरा मुझे एक्स्ट्रा बनवाना था, उसके लिए बिल्डिंग मटेरियल लेकर आया, सीमेंट सरिया, क्रेडिट नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्शन की सर्विस लिए
मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन एक्सेप्शन है इसके दो एक्सेप्शंस में जैसे को तैसा। अगर मान लीजिए यहां पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मेरी आउटवर्ड सप्लाई कंस्ट्रक्शन की है और मैं कंस्ट्रक्शन की सर्विस ले रहा हूं तो मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। दूसरा, मेरा बिल्डिंग मटेरियल का व्यापार है, बिल्डिंग मटेरियल आउटवर्ड सप्लाई, अगर मैं बिल्डिंग मटेरियल खरीद रहा हूं तो मुझे इसका क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। जैसे को तैसा वाले केस में क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। दूसरी बात, कैपिटल गुड्स के संबंध में, एक मशीनरी लेकर आता हूं, मशीनरी का तो क्रेडिट मुझे मिल जाता है। मशीनरी को इंस्टॉल या इरेक्ट कराने के लिए सीमेंट सरिया लेकर आया, कंस्ट्रक्शन की सर्विस लेकर आया, इन सब का भी मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। गुड़ का तो क्रेडिट दे दिया, मशीनरी का तो क्रेडिट दे दिया, मशीनरी से जुड़ी हुई चीजों को क्रेडिट नहीं दोगे, देना चाहिए। गुड़ दे दिया है तो गन्ना भी दे देंगे, दिल दे दिया है जहां तुम्हें देंगे, मना नहीं करेंगे, ऐसे करके बोल दिया जाता है। तो गुड़ दे दिया है तो गन्ना भी दे दिया जाएगा। मशीनरी का क्रेडिट दे दिया है तो मशीनरी से जुड़ी हुई कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मेटल्स का भी क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आई गॉट 70 मार्क्स, दैट्स ग्रेट पीयूष, यू आर जीनियस। सर उसके बाद आगे निकल के आती हैं बातें यहां पर मालिक कॉम्पोजिशन डीलर की। ये वो लोग होते हैं जो कसम खाते हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, ना तो हम क्रेडिट बुक करेंगे और ना ही हमारे डॉक्यूमेंट के दम पर सामने वाला व्यक्ति क्रेडिट बुक कर पाएगा। अर्थात कंपोजिट डीलर इज नॉट एंटाइटल्ड टू बुक द क्रेडिट इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, और आगे वो अपने कस्टमर को देता है बिल ऑफ सप्लाई रेदर देन इनवॉइस, उसके अंदर वो जीएसटी चार्ज करने का अधिकारी नहीं होता, तो इनका जो रेसिपिएंट होगा उसको भी क्रेडिट अवेलेबल नहीं करवाया जाता है। ना खाते हैं, ना खाएंगे, ना खाने देंगे। आगे बात करते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की। ये विदेशी बंजारे होते हैं जो टेम्परेरी इंडिया में व्यापार करने के लिए आते हैं। तो जब ये गुड्स लेकर आते हैं तो इन्हें कस्टम्स पर आईजीएसटी का पेमेंट करना होता है। बस आईजीएसटी का एक क्रेडिट मिलेगा इनको, बाकी कोई और क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। हालांकि इस तरह का प्रतिबंध अपने देसी बंजारों को ऊपर नहीं है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के ऊपर इस तरह का प्रतिबंध नहीं होता है। आगे कुछ मिसलेनियस बात की जाती है कि अगर हम कोई इनवार्ड सप्लाई लेकर आते हैं और उसे पर्सनल कंजम्पशन में इस्तेमाल कर लेते हैं, चोरी चकारी हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए अल्टीमेटली इस्तेमाल नहीं हो पाया, मुझे उसका भी क्रेडिट यहां पर अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। या फ्री सैंपल की बात करते हैं, ध्यान रखना फ्री सैंपल में दो बातें होती हैं। नंबर एक, अगर आप फ्री सैंपल का मतलब एफओसी डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे होते हो, आपने यहां पर क्रेडिट अवेलेबल नहीं कराया, आपने आईटीसी बुक नहीं किया है, तो क्या आउटवर्ड साइड पर यह आपकी सप्लाई बनेगी? द आंसर इज नो। आउटवर्ड सप्लाई चैप्टर में एक चीज देखते हैं, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, जिसके संबंध में आईटीसी ले रखा हो, तो यह आपका एफओसी हुआ है, परमानेंट ट्रांसफर हुआ, लेकिन आपने आईटीसी नहीं लिया था, तो यह आपका सप्लाई नहीं बनेगा और न ही आपकी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी बनेगी। तो सैंपल जो बांट रहे हो उस पर क्रेडिट नहीं लिया है तो नो आईटीसी एंड नो आउटपुट जीएसटी। बट अगर आप क्रेडिट लेकर बैठे हैं तो वैसे वाले मामले के अंदर क्या करवाया जाएगा, फिर आपने यहां पर एफओसी से सप्लाई किया है, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन आपने यहां पे करवाया है, तो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट आपका ये हो जाएगा, जिसके संबंध में आईटीसी ले चुके हो तो आपका ये सप्लाई बन जाएगा और आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी भी आपकी आ जाएगी। तो अगर आप क्रेडिट लेते हो तो आउटपुट जीएसटी भरना पड़ेगा, नहीं लेते हो तो आउटपुट जीएसटी भी आपको नहीं भरना पड़ेगा। चॉइस आपकी, जो ठीक लगे वो आप यहां पर कर सकते हैं। यह है आपके सेक्शन नंबर 17(5) और सेक्शन 17(6) करके यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हमारी बात आती है कॉमन यूसेज। आइए साहब अब बात करते हैं कॉमन क्रेडिट को लेकर। सेक्शन नंबर 17 के 5 और 6 तो हमने पढ़ लिए, 17 के 1, 2, 3, 4 अभी हमें देखने बाकी हैं। बड़ा सिंपल सा फंडा है। क्या बोलते हैं कि अगर आप कोई कॉमन इनवार्ड सप्लाई ले रहे हैं जिसका इस्तेमाल मिक्स किया जाता है, तो वहां पर आपका आईटीसी प्रोपोर्शनेट किया जाएगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। मान लीजिए अगर आपकी इनवार्ड सप्लाई पूर्ण रूप से बिजनेस पर्पस के लिए हो रही है तो क्या आपको पूरा का पूरा आईटीसी मिलेगा? ओ यस, वेरी गुड। दूसरी बात, अगर आप अपना जो इनवार्ड सप्लाई है उसे पूर्णतः नॉन बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या आपको आईटीसी मिलेगा? कतई ना मिलेगा, एक ढेले का नहीं मिलेगा। वेरी गुड। अगर आप अपनी इनवार्ड सप्लाई को कॉमन तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कुछ बिजनेस पर्पस के लिए, कुछ अपना नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, तो यहां पर आपका आईटीसी प्रोपोर्शनेट कर दिया जाएगा। बस इतनी ही नॉलेज आपके लिए काफी है। कैसे प्रोपोर्शनेट करेंगे
उसके लिए रूल नंबर 42, 43 बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। उसके बाद यहां आता है सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 2 एंड 3, एग्जेम्प्टेड एंड नॉन एग्जेम्प्टेड। अगर आप अपने गुड्स को पूर्णतया नॉन एग्जेम्प्टेड में इस्तेमाल करते हैं, देखिए आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई होती है वो 3 तरह की होती है, एग्जेम्प्टेड, टैक्सेबल और जीरो रेटेड। तो अगर मैं ऐसे बात करके चलूं तो ये ऊपर वाली हो गई एग्जेम्प्टेड और बाकी दोनों हो जाती हैं आपकी अदर देन एग्जेम्प्टेड, या इसको नॉन एग्जेम्प्टेड के नाम से भी जानते हैं। एग्जेम्प्टेड के करस्पॉन्डिंग आईटीसी नहीं मिलता, बाकी दोनों के अगेंस्ट आपको आईटीसी मिल जाता है। तो जहां पर आपको आईटीसी मिल जाता है तो आप किस लिए बोलते हैं कि आपकी आउटवर्ड सप्लाई नॉन एग्जेम्प्टेड होनी चाहिए, तो ही आपको क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। आगे बोलते हैं, अगर कोई गुड्स एग्जेम्प्टेड में इस्तेमाल किया गया है तो फिर आपको उसका जो आईटीसी है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे एक और बात करते हैं कि अगर आप कॉमन तरीके से इस्तेमाल करते हैं कुछ एग्जेम्प्टेड में और कुछ नॉन एग्जेम्प्टेड में, तो यहां इसको प्रपोर्शनेट कर दिया जाता है। बस इतना ही काफी है मालिक, इसके आगे की नॉलेज रखने की आपको कतई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये सब आप यहां से डिलीट मार सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली सी इंस्टीट्यूट ने बताया था, काफी लेट बताया था कि भाई आपका ये 42 और 43 सिलेबस में नहीं है। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस करवा रखे थे जो कि रूल नंबर 42 और 43 पर ही बेस्ड थे, तो आपको अब इन सबको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे करके बात कर दी जाती है मेरे बच्चा, मेरे कबूतर और मेरे काले और मेरे पीले। तो इन पेजेस को आप यहां से उड़ा दीजिएगा। तो ऐसे करके यहां पर आपकी बातें की जाती हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर मालिक यहां पर आकर हो जाता है कंप्लीट। ओके सर जी, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अच्छे से किया, भरसक प्रयास किए हमने अपने इस चैप्टर के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर आपसे मुलाकात होगी कल हमारी। बाय, टाटा एंड लव यू। बाय 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 बाय। रात के बज गए 10:30। बाय।